सो हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, जो आज टेक हायरार्की का थोड़ा-सा मैं आपको इस टेक हायरार्की के हवाले से बता दूँ कि टेक हायरार्की पाकिस्तान की लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी है और इस चीज़ का मान रखते हुए ही हमने साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स को, ताकि बच्चों को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि साइबर सिक्योरिटी में की डोमेन के हवाले से। तो हमारा जो इनिशियली यही हमारा कमबैक था कि हम साइबर सिक्योरिटी का एक्सपोज़र बच्चों के अंदर पैदा कर सकें। तो आज का सेशन भी हमारा मालवेयर एनालिसिस है, जो कि साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेट करता है और हमारी जो ओवरऑल कम्युनिटी है ऑफर करती है, उसमें जॉब इनसाइट्स होती है, कम्युनिटी इनसाइट्स को हम एंगेज करते हैं। इसके अलावा हम कौन से इवेंट्स कंडक्ट कराते हैं, कॉम्पिटिशन्स की इन्फॉर्मेशन बच्चों से प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल हमारा मकसद है ये है कि हम टेक स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकें, उनकी नेटवर्किंग और डिस्कशंस को आपस में बढ़ा सकें। और लीड्स के हवाले से मैं बता दूँ, हमारे जो फाउंडर हैं वो बासिम नवाज़ हैं, जिनका ताल्लुक यूसीआईटी से है। हिफ्ज़ा कदीर हैं को-लेड, और वकासुल हसन हैं, जिनका ताल्लुक कॉमस्टेट यूनिवर्सिटी से है। इसके बाद मैं बाकायदा अपने गेस्ट स्पीकर से चाहूँगा कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें और थोड़ा-सा मैं उनका इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन वी विल फॉर्मली स्टार्ट आवर सेशन एग्जैक्ट एट 10 पीएम। तो थोड़ा-सा मैं आपको गेस्ट स्पीकर के हवाले से बता सकूँ, वी आर प्राउड टू से दैट हमारे अलुमनाई फॉर F20 बैच फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल कादिर आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। अब्दुल कादिर का एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दूँ, वो मालवेयर रिसर्चर है ईब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड में और हमारे अलुमनाई रह चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यू कैंपस से। और थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ये भी है कि ये हमारे जो जीडीएससी था पीयूसीआईटी का, उसमें एज़ अ साइबर सिक्योरिटी लेड के तौर पे काम कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक के हवाले से जो कि साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड था, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि अब्दुल कादिर भाई ने हमारा साथ दिया इस हवाले से और हमें टाइम दिया, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस फेवर। तो आई विल फॉर्मली रिक्वेस्ट अब्दुल कादिर टू प्लीज़ स्टार्ट द सेशन। ऑफ टू यू सर अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आप यू आर ऑडिबल। चलिए ठीक है। ओके जी, तो बगैर देर किए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ज़रा मुझे थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दें कि हमारी जो ऑडियंस है वो यानी कि यानी कि सबका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से ही है और किन-किन सेमेस्टर से है। ऑलमोस्ट यानी कि अगर मुझे बता सके क्या यहाँ पे कोई कंप्यूटर साइंस के अलावा भी कोई स्टूडेंट है, तो वो चैट में बता सकते हैं मुझे। Since we have a lot of people from the domain of cybersecurity, BS, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी हमारे पास मौजूद हैं। जी, जी। माशाल्लाह, वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। चलिए ठीक है। तो वैसे एक्चुअली ना मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आज हमारी जो ऑडियंस होगी ना वो किस यानी कि कह लें कि किस सेमेस्टर से या उनका पहले साइबर सिक्योरिटी में है या कोई कह लें कि कोई एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में या नहीं है। तो उस लिहाज से मैंने फिर जो आज का सेशन है ना वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए रखा है। उसमें तो मैं जल्दी से ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर बाकी बातें करते हैं। ठीक है, आप शेयर करें। कादिर भाई, बिफोर यू स्टार्ट मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। हमारी को-होस्ट आज के सेशन के लिए अरीबा होंगी। पहले आप थॉरली सारा अपनी डिस्कशन करेंगे, उसके आपको अटेंडेंस लिंक भी शेयर किया जाएगा, उसमें आप अटेंडेंस मार्क कर लें अपनी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आपकी चैट में, और उसको आप उसमें काइंडली आप डाटा फिल कर दीजिएगा ताकि आपको सर्टिफिकेट्स पहुँचे जा सकें। और क्वेश्चन आंसर सेशन को लीड करेंगी अरीबा, हू इज़ द को-होस्ट फॉर टुडेज़ सेशन। तो जैसे स्क्रीन शेयर होती है, सो कादिर भाई, यू कैन स्टार्ट। जी, अच्छा मुझे बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? Yes, the screen is visible.
ओके, तो आज का जो हमारा सेशन का एजेंडा है वो आपके सामने है। तो मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देता हूँ। वो हमारा एजेंडा ये है कि सिंपल हम सबसे पहले थोड़ी सी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि एक मैलवेयर है वो होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और थोड़ी सी हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेंगे कि रियल वर्ल्ड में जो मैलवेयर अटैक्स है वो कहाँ पे हुए हैं और उनका क्या इम्पैक्ट थे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जो कि आज की जो लैब है सेशन है वो मैलवेयर एनालिसिस के ऊपर है। तो हम देखेंगे कि हमारा एक हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि एक मैलवेयर को एनालाइज किया जाए, उसके पीछे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, गोल्स क्या होते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा हम देखेंगे, मैं थोड़ा-सा डेमो मैं आपको दूँगा मैलवेयर एनालिसिस का, यानी कि स्टैटिक टेक्नीक, यानी कि स्टैटिकली हम किस तरह मैलवेयर्स को एनालाइज़ कर सकते हैं और डायनामिकली किस तरह एनालाइज़ कर सकते हैं। यानी कि ये 2 टेक्नीक्स हैं। जब भी हम किसी मैलवेयर को एनालाइज़ करते हैं तो उसमें 2 टाइप्स के ना टेक्नीक्स आती हैं। 2 तरह से हम उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। तो एक तो होता है पहले स्टैटिकली एनालाइज़ करते हैं, बाद में डायनामिकली एनालाइज़ करते हैं। तो वो मैं आपको बताऊँगा थोड़े से किस तरह हमने इनको एनालाइज़ करना है, और थोड़े से टूल्स भी देख लेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको थोड़ी-सी प्रिकॉशनरी मेजर्स दे दूँगा कि फ़र्ज़ करें आप इंटरनेट, ज़ाहिर-सी बात है सब यूज़ करते हैं, इंटरनेट से आप हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप फ़र्ज़ करें किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको कोई मैलिशियस लिंक मिलता है। तो आपने, यानी कि इस तरह आप हर रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप किस तरह सिक्योरली आप अपने इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। आपने जो भी चीज़ ना इंस्टॉल की है, तो आप किस तरह आप देखेंगे कि यार यार वाक़ई ये जो मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ये लेजिटिमेट है, ये कोई वायरस नहीं है, इससे ये मेरे मोबाइल या लैपटॉप को कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा। तो उसके लिए मैंने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स रखी हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि मैलवेयर एनालिसिस के, यानी कि आगे फ्यूचर क्या है इसका पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे कैरियर क्या है और स्कोप क्या है, और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा मैलवेयर होता क्या है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी यानी कि थ्योरी है, आई होप कि सब लोग ना बोर नहीं होंगे। तो आपको पता है मैलवेयर जो है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर से ड्राइव्ड है, और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को किसी भी तरीके से हार्म कर सकता है। अब वो किस तरीके से हार्म कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि इस मैलवेयर की टाइप कौन-सी है। अब हमारे पास, यानी कि मैलवेयर की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, उनमें से जो सबसे फ़ेमस हैं, कॉमन है, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। यानी कि हमारे पास वायरसेस होते हैं, वर्म्स, ट्रोजन्स, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर्स और एडवेयर्स, और इसके अलावा रूटकिट्स होती हैं। तो अब हम देखते हैं, हर एक टाइप को थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में, थोड़ा-थोड़ा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो मैलवेयर है ये किस तरीके से हमारे सिस्टम को हार्म करता है। मेरी जो स्लाइड्स हैं, अच्छा मेरी स्लाइड्स जो थोड़ी हैं वो इश्यू कर रही है। चलिए कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो वायरसेस होते हैं, वायरस क्या होता है? तो असल में जो वायरस होते हैं ना, ये क्या करता है कि ये अपने आप को ना किसी फ़ाइल या सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है। यानी कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आपको कहीं से ईमेल आती है, ईमेल के अंदर आपको एक ना अटैचमेंट दी हुई है, कोई पीडीएफ फ़ाइल है या डॉक्यूमेंट फ़ाइल है, ठीक है? अब क्या होगा, जैसे ही आपने वो क्या होगा, जो एक वायरस होगा ना, वो अपने आप को उस फ़ाइल के साथ अटैच कर लेता है, ठीक है? तो जैसे ही आपने उस फ़ाइल को डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद आपने क्या किया, फ़र्ज़ करें अगर वो पीडीएफ है, तो आपने इसको डबल क्लिक करके ज़ाहिर-सी बात है उसको ओपन करना है। तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे ना, तो उसके साथ जो अटैच वायरस होगा, वो भी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। तो एग्ज़ैक्टली, और वो फिर जो वायरस वो करके क्या सकता है, आपके जो है डाटा है वो करप्ट कर सकता है, इम्पोर्टेंट डाटा को जाके, या डाटा को डिलीट कर सकता है। तो ये एक काफ़ी ना कह लें जनरल सी टर्म है वायरस। तो यानी कि ये क्या हार्म क्या कर रहा है? ये हमारे ना कंप्यूटर में से जाके जो हमारा इम्पोर्टेंट डाटा है उसको करप्ट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। और इसके अलावा जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसके वायरस के लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको एग्ज़ीक्यूट करने होने के लिए ना यूज़र इंटरेक्शन ज़रूरी होती है। यानी कि देखिए, मैंने पीडीएफ को डबल क्लिक किया है, वो ओपन हुई है, यानी कि यूज़र ने इसके साथ इंटरैक्ट किया है, फिर जो वायरस है ना वो एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है। उसके साथ मैंने नीचे एक इसकी सबसे एक एग्ज़ाम्पल भी दे दी है कि एक वायरस था जो कि 2000 में एक ये सब ना पहली दफ़ा देखा गया था। इसमें क्या था कि ये ना एक ईमेल आती थी, उसमें एक लेटर दिया गया होता था। जैसे ही उसको ओपन करते थे, उसमें कुछ ना मैलिशियस फाइल्स होती थी, और वो फाइल्स क्या करती थी, वो जब भी जैसे ही आपने उस फाइल्स को ओपन करते थे ना, तो जो वायरस था वो क्या करता था, आपकी जो कंप्यूटर था वहाँ पे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल्स को ना वो डिलीट कर देता था। और ये याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास इस तरह के थ्रेट एक्टर्स होते हैं, इनके जो हैकर्स होते हैं, वो ज़्यादातर ना उनका टारगेट क्या होता है, यानी कि फ़र्ज़ करें मैंने एक वायरस बनाया है, मैं वायरस क्यों बनाऊँगा? उनका जो एक टारगेट होता है ना, वो होता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे पास, या हमारे पास कह लें हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास बैंक सेक्टर्स हैं, वो ज़्यादातर इनको टारगेट करते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक
मैं कहता हूँ कि दो ममालिक हैं, एक कंट्री ए और एक कंट्री बी है। कंट्री ए चाहता है कि यार जो कंट्री बी है ना, ये मुझसे ना इकोनॉमिकली ऊपर ना बढ़ सके। तो कंट्री ए क्या करेगा, वो खुद हैकर्स को हायर करेगा और उनको कहेगा कि भई आपने किसी भी तरीके से जो कंट्री बी है ना, उसकी इकोनॉमी को आपने तबाह करना है। तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो उसके जो इम्पोर्टेंट अदारे हैं, यानी कि उनका जो बैंकिंग सेक्टर है, वो उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, वो वायरस का अटैक कर सकते हैं। वो वायरस क्या करेंगे, वो जाके उनकी जो इम्पोर्टेंट डेटाबेसेस हैं, वो उनको जाके डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट करिए, अगर एक बैंकिंग सेक्टर है या एक हॉस्पिटल है, उसकी एग्जांपल ले लें। उसकी जो इम्पोर्टेंट डेटाबेस है, वो ही हम अगर एक जो वायरस वो जाके डिलीट कर दे, तो क्या उसमें सारी एक्टिविटीज़ हो सकेंगी? नहीं हो सकती। यानी कि अगर हम बैंकिंग की एग्जांपल ले लें, बैंकिंग में क्या होता है कि डेटाबेस में सारे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री पड़ी होती है। वहाँ पे हर एक बंदे के अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे पड़ा होता है। तो अगर जाके वो इम्पोर्टेंट फाइल्स ही एक जो वायरस है वो डिलीट कर देगा, तो क्या एक बंदा आके ट्रांजैक्शन कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनके भी अगर हम जो वायरसेस होते हैं ना, जो अगर एक गवर्नमेंट है उसने किसी दूसरी मुल्क को टारगेट करना है, तो वो क्या करेगा, उस ना कंट्री के अंदर जो उसके सबसे बड़े होते हैं ना, कह लें कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि उसकी इकोनॉमी को होल्ड किए हुए होते हैं, वो उनको टारगेट करते हैं ताकि वो क्या करे, वो बैठ जाए। और जैसे ही वो जो है एक इंस्टीट्यूशन है वो बैठेगा, तो उनकी जो पूरी इकोनॉमी है ना, वो फ्लॉप हो जाएगी। तो इस तरह से यानी कि हम वो ना डैमेज जो वायरसेस हैं, वो फाइल्स को डैमेज करके किसी भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, और इससे इनडायरेक्टली क्या होता है, एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ओके, तो वर्म्स की तरफ आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जो वायरसेस होते हैं ना, उनको एग्जीक्यूट होने के लिए यूजर इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है, जबकि वर्म्स के केस में इस तरह नहीं होता। ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क के जैसे ही ये ना, फर्स्ट करें एक कंप्यूटर के अंदर चला गया, मैंने किसी को ईमेल सेंड की है, उस ईमेल के अंदर क्या था, एक वर्म था। ठीक है, वर्म क्या किया, उसने क्या किया, सबसे पहले वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, आपका कंप्यूटर जिस नेटवर्क के अंदर है, वो क्या करेगा, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी पीसेस पड़े हुए हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सब में अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा, खुद ही करता रहेगा। इसके लिए उसको बिल्कुल ह्यूमन की इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आप अगर फर्ज करें, आप अपनी कंप्यूटर लैब्स की एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं ना लैब के अंदर पड़े हुए, वो सारे इथरनेट के केबल के थ्रू ना आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अगर फर्ज करें उनमें से एक भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने मिलिशियस ईमेल ओपन की थी और उसका जो कंप्यूटर है वो उसमें वर्म आ गया, तो वो वर्म क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली पूरी लैब के अंदर फैल जाएगा। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल है ये मैंने नीचे यहाँ पे दी हुई है। अब वो वर्म क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली सारे कंप्यूटर्स के अंदर फैल जाएगा, और उसके बाद जो उसने काम करना था, यानी कि जो भी एक हैकर ने काम करवाना था, वो कर देगा जाके। यानी उसमें क्या शामिल हो सकता है, उसमें आपने डीडोस अटैक का नाम सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। उससे उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, एक जो सर्वर होता है, आपको पता है उसकी ना एक बैंडविड्थ होती है कि वो इतने हजार रिक्वेस्ट को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है। आपको पता ही है ना कि एक सर्वर है और क्लाइंट जाके उसको जब रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो जो सर्वर है वो क्या करता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसके मुताबिक उसको रिस्पॉन्स सेंड करता है। लेकिन जो सर्वर है उसकी ये क्या होती है, एक बैंडविड्थ होती है जिसके मुताबिक वो एक टाइम पे जितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अब फर्ज करें कि मैं चाहता हूँ कि यार ये जो सर्वर है ना, ये एक्चुअल यूजर्स को रिस्पॉन्स ही ना दे, ये ना फ्लॉप हो जाए, ये बैठ जाए। जैसे कि आपको पता है, रिजल्ट रिजल्ट जब आता है आम दिनों में, तो आपको पता है जो वो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि अक्सर जो यूजर्स होते हैं ना, उनके लिए वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही होती। तो वो भी आप कह सकते हैं कि वो एक ना डीडोस अटैक की, वैसे डीडोस अटैक है तो नहीं वो, लेकिन इसी किस्म का होता है डीडोस डीडोस अटैक। वो क्या होता है कि जो एक वेबसाइट है या कोई भी एक सर्वर है, वो बहुत उसको ना वो एक टाइम टाइम के लिए वो क्या करते हैं, वो ना उसका रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा ना किसी भी कंपनी को नुकसान हो सकता है। और वो यानी कि ये डीडोस अटैक करते किस तरह हैं? वो इस तरह करते हैं कि वो किसी भी एक कंप्यूटर को ना अफेक्ट करेंगे वर्म के थ्रू, और वो जो वर्म है वो फिर क्या करेगा, पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा। अब वो सारे नेटवर्क में उसने जितने भी कंप्यूटर्स पड़े हुए थे ना, उन सबको उसने क्या किया, अफेक्ट कर लिया है। अब वो क्या है, वो सारे जो कंप्यूटर्स है ना, वो एक्चुअल हैकर के कंट्रोल में है। वो क्या करेगा, वो सारे कंप्यूटर से एक ही टाइम में एक सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी जाएगा। उससे क्या होगा कि वो जो सर्वर है ना, वो सिर्फ जो एक्चुअल ये हैकर्स ने जो कंप्यूटर्स कंट्रोल किए हुए थे ना, वो उन्हीं को रिस्पॉन्स देता रहेगा। लेकिन जो उसके एक्चुअल यूजर्स होंगे ना, उनके लिए वो क्या करेगा, वो उनको क्यू में डालता रहेगा, उनको वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। यानी कि उसके वो जो एक्चुअल यूजर्स है, उनके लिए वो सर्वर क्या है, एक तरीके से बैठ गया है।
तो इस तरह यानी कि ये डीडोस अटैक हो सकता है। और मैंने यहाँ पे स्टक्सनेट की एग्जांपल दी हुई है। ये भी आपको बता देता हूँ कि ये भी क्या था कि आपने सुना होगा ईरान ने ना अपना एक न्यूक्लियर वेपन के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया था। तो उसको इसराइल जो है और हमारे पास अमेरिका है वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई जो ईरान है ना वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करे। तो उसको भी ख़त्म करने के लिए इसराइल ने ये एक ना बम तैयार किया था जो अटैक था, यानी कि ये इसका नाम बाद में उन्होंने स्टक्सनेट रख दिया था बम का। वो उसको इस तरह की ना, अच्छा ये नाम क्यों रखा था इसको फिलहाल छोड़ दें। लेकिन इसराइल ने क्या किया था, उन्होंने ये एक वायरस मेलवेयर तैयार किया था। क्या करता था, वो एक यूएसबी के थ्रू एक सिस्टम के अंदर किसी तरीके से चला गया, ठीक है। यानी कि उस में ना ईरान का जो है था न्यूक्लियर वेपन का प्लांट था, उसके अंदर जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे ना, उन्होंने क्या किया, किसी तरीके से एक साइंटिस्ट तक एक यूएसबी जो थी ना अफेक्टेड वो पहुंचा दी। अब उस यूएसबी के अंदर क्या था, वम था, और वो वम जैसे ही उस साइंटिस्ट ने अपने कंप्यूटर में लगाई, उससे वो क्या हुआ, वो पूरे जो था न्यूक्लियर प्लांट था उसमें फैल गया। और उसने क्या किया, वहाँ पे जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, रिएक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे फैंस लगे होते हैं, ठीक है। फैंस क्या करते हैं, वहाँ पे रिएक्टर्स की जो वहाँ पे रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उनकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन तो वम ने क्या किया, जैसे ही वो सारे सिस्टम के अंदर फैल गया, उसने क्या किया, उन जो फैंस थे उनकी स्पीड्स को उसने इंक्रीज कर दिया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। तो वहाँ पे उनके अंदर हीट जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इससे वहाँ पे बहुत ना ब्लास्ट हुए थे, और उनका जो पूरा प्लांट था ना वो तबाह हो गया था। तो ये देख लें, ये भी एक वर्म की एग्जांपल है जो कि क्या करता है, वो पूरे नेटवर्क के अंदर फैल जाता है। तो ट्रोजन ये भी ऑलमोस्ट क्या होता है, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वायरसेस होते हैं कि वायरस की तरह ही है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा ना आपस में कह लें कि ओवरलैपिंग टर्म्स हैं, ठीक है। ट्रोजन्स भी क्या होते हैं कि अपने आपको एक लेजिटिमेट ना सॉफ्टवेयर बताते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ठीक सॉफ्टवेयर हूँ, यानी कि लेजिटिमेट हूँ। जैसे कि फर्स्ट करें आप जाके, वो क्या था यार, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड करने के लिए यूज़ करते हैं, विडमेट है। आप जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, वहाँ से जाके विडमेट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट करें विडमेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आप नहीं करते, आप किसी और जाके वेबसाइट से करते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा चांस ये हो सकता है कि वो जो आपने विडमेट डाउनलोड किया ना, एक्चुअल में आपको तो यही नज़र आ रहा है कि यार ये एक्चुअल विडमेट है, लेकिन वो हो सकता है एक ट्रोजन हो। तो वो आगे क्या कर, आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो एक्चुअल में विडमेट तो इंस्टॉल हो ही जाएगा, लेकिन साथ में क्या होगा कि जो एक्चुअल जो मेलवेयर वो भी आपके ना मोबाइल में या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद जो भी हैकर अपना काम करवाना चाहता है वो कर लेगा। तो ये भी ऑलमोस्ट वायरस की तरह ओवरलैपिंग है, उसकी तरह मिलता जुलता है। एक जो मैं बात, वैसे में ना मेरी स्लाइड्स थोड़ी इशू कर रही हैं, तो उसके लिए माजरत। तो एक जो ना सबसे कॉमन टर्म है, टाइप है, वो है रैंसमवेयर्स की, मेलवेयर्स के अंदर। तो एक रैंसमवेयर क्या होता है, ये क्या करता है, ये आपके लैपटॉप जैसे कंप्यूटर में आता है, ये वहाँ पे जाके जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं ना, उनको इंक्रिप्ट कर देता है। और इंक्रिप्ट करने के बाद वो क्या करता है, वो दूसरों से पैसे मांगता है, यानी कि जिनके वो सिस्टम्स होते हैं उनसे पैसे मांगता है। वो कहता है कि भाई अगर आपने इतने टाइम के अंदर मुझे पैसे ना पे किए, तो मैं क्या करूँगा, आपकी ना जो इंपॉर्टेंट फाइल्स उनको डिलीट कर दूंगा। तो ये जो रैंसमवेयर अटैक्स हैं, ये ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर होते हैं, हेल्थ सेक्टर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। यानी कि बैंकिंग सेक्टर्स को हम वो धमकी दे सकते हैं कि भाई हम, अगर आपने हमें पे ना किया, देखिए जब तक जो उनकी डेटाबेसेस हैं और उनकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं एक किसी भी बैंक की, वो इंक्रिप्टेड है, तो वो जो बैंक है वहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो उनका जो है ना वो मिलियंस का नुकसान हो रहा होगा, जिस टाइम के लिए उनकी जो फाइल्स है वो क्या इंक्रिप्टेड रहेंगी। तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि यार हमारी जो फाइल्स है ना वो जल्द से जल्द डिक्रिप्ट हो सके। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं जो हैकर्स हैं। वो क्या करते हैं कि वो इंक्रिप्ट करने के बाद उनसे पैसे मांगते हैं, और फिर जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको वो डिक्रिप्ट भी कर देते हैं। तो इसकी भी मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है, क्रिप्टो लोकर की है। इसने क्या किया था, इसने अटैक 2013 में ये अटैक हुआ था। इसने फाइल्स को इंक्रिप्ट कर दिया था, उसके बाद इसने बिटकॉइन के अंदर पेमेंट मांगी थी जो कि इनको मिल गई थी। ओके, तो उसके बाद हमारे पास रूट किट्स हैं। रूट मैं जल्दी से ना स्पीड अप करता हूँ। तो हमारे पास जो रूट किट्स होती है ना, ये भी मेलवेयर्स की एक टाइप होती है, लेकिन इनको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। वो इसलिए मुश्किल होता है, देखिए आपने देखा होगा हमारे पास जो एंटीवायरसेस होते हैं, सबसे पहले एक सिस्टम के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होता है, हमारे पास एंटीवायरस ना हम इंस्टॉल करते हैं, और वो एंटीवायरस क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास यूजर प्रोसेसेस या यूजर के सॉफ्टवेयर जो वो इंस्टॉल करता है ना, उनको वो देख रहे होते हैं कि आया कि इनके अंदर कोई मिलीशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, मिलीशियस प्रोसेस तो नहीं है। लेकिन फर्ज करें एक जो वायरस है वो अगर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैठ जाए,
ठीक है मेरी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या है, एक एंटीवायरस काम कर रहा है, चल रहा है। और एंटीवायरस ने क्या करना है, ऊपर यूजर की जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको वो देख रहा होता है कि यार क्या इनके अंदर कोई मलिशियस प्रोसेस या सॉफ्टवेयर तो नहीं है। तो फर्स्ट करें, अब जो एंटीवायरस है ना वो नीचे उससे नहीं देख सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को भी नहीं देख सकता कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, वो बिल्कुल उससे हिडन होता है। तो लेकिन फर्स्ट करें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करे, वो जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के अंदर वो जाके बैठ जाए। तो उसको तो जो है ना हमारा एंटीवायरस, उसको वो डिटेक्ट भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होगा। तो अच्छा, अब ये कैसे जाके यानी कि चलता एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और एक जाके वायरस उसके ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड का पार्ट बन जाएगा, ये किस तरह हो सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, विंडोज जब आप चलाते हैं तो आप वहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, यानी कि यूएसबी का ड्राइवर, माउस का या कीबोर्ड का ड्राइवर। तो ये जो ड्राइवर्स होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, असल में एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि रन टाइम पे क्या होता है कि ये जाके आपके ना ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, रन टाइम पे जब भी आपको ये ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करता है, वो जाके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाता है। तो एक्चुअली में ये भी इसी तरह होता है कि यानी कि जब आपको आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है उसके ना कुछ उसने ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने हो। तो अगर वो एक ड्राइवर ही मलिशियस है और वो ड्राइवर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट बन जाएगा और फिर उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके लिए इसकी भी मैंने एक एग्जांपल नीचे दी हुई है, सोनी बीएमजी में एक ना मीडिया प्लेयर था, इसको ना इंस्टॉल जब हम करते थे ना, तो ये क्या करता था, ये भी जाके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ना एक ड्राइवर था, वो उसको इंस्टॉल करता था। तो उसको वो जिस डेवलपर्स ने वो ड्राइवर लिखा था ना, उन्होंने खुद बीच ना एक वायरस का कोड भी लिख दिया था, यानी कि वायरस बीज ही इम्बेड कर दिया था। तो जिन जिन लोगों ने भी फिर वो जो है था सोनी का बीएमजी जो मीडिया प्लेयर था, वो उसको इंस्टॉल किया था, तो उनके जो सिस्टम से उनमें रूटकिट इंस्टॉल हो गई थी। अब देखिए रूटकिट जो है ना वो इंस्टॉल होगी आपके सिस्टम में, उसके बाद हैकर जो भी काम करवाना चाहता है वो करवा सकता है आपके कंप्यूटर से, यानी कि उसने कोई भी इंपॉर्टेंट जो डाटा है उसको वहाँ से लीक करना है, यानी कि उसको आपके कंप्यूटर से चुरा के किसी सर्वर के ऊपर अपलोड कर देना है, इस तरह कोई भी काम वो करवा सकता है। तो जो रूटकिट्स होती हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा ना डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो अब हम चले जाते हैं कि हम एक मेलवेयर को एनालाइज करते क्यों हैं। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि जितनी हमारे पास टाइप्स होती हैं वो सारी हमने थोड़ी सी देख ली हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं कि हम एक मेलवेयर को एनालाइज करते क्यों हैं। तो इसके लिए जो सबसे बेसिक मेन दो पर्पसेस होते हैं ना, वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। एक तो होता है थ्रेट इंटेलिजेंस का। थ्रेट इंटेलिजेंस का मेन मकसद क्या होता है कि फर्स्ट करें, हमारे जो एंटीवायरसेस होते हैं ना, आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक एंटीवायरस क्या होता है। एक एंटीवायरस, आप में से ना मशीन लर्निंग के कुछ स्टूडेंट्स होंगे, एक एंटीवायरस ये होता है कि हम ना एक एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम पहले जितने भी वायरसेस होते हैं ना उनके ऊपर उसकी ट्रेनिंग करवाई होती है, उसके ऊपर क्या होती है, उसकी करवाई होती है ट्रेनिंग कि भाई अब जो एक एंटीवायरस एक वायरस होता है ना, उसका एक ना मलिशियस बिहेवियर होता है। मलिशियस बिहेवियर यानी कि हम पीछे बात कर चुके हैं कि भाई ये जो वायरस है ये जाके फाइल्स को इनक्रिप्ट करेगा इस तरीके से, ये जो वायरस है ये जाके हमारा जो डाटा है उसको चोरी यानी कि किसी सर्वर के ऊपर सेंड कर रहा होगा। तो ये हम आगे जाके जब एनालिसिस करेंगे ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में पता चल जाएगा। यानी कि हर एक जो मेलवेयर होता है ना उसका एक ना बिहेवियर होता है। हम क्या करते हैं, एंटीवायरस असल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हमने ट्रेनिंग करवाई होती है पीछे जितने भी वायरसेस ना दरियाफ्त हो चुके होते हैं। तो इसी तरीके से फर्ज करें कि अब अगर हमारे पास एक नए तरह का वायरस आ गया जिसको जो हमारा एंटीवायरस है उसने डिटेक्ट नहीं किया, तो हमारा पर्पज ये होगा कि भाई मैं इस ये मेलवेयर हमारे पास नई किस्म का आया है, इसका मैं एनालिसिस करूं और इसके अंदर देखूं कि इसको मेरी एंटीवायरस ने क्यों नहीं डिटेक्ट किया, इसमें क्या कोई ऐसी यूनिक चीज़ है, इसमें वो क्या किस तरह वो इंक्रिप्ट कर रहा है, इसमें इंक्रिप्शन वो किस तरह से कर रहा है, इसमें वो अपने जो सर्वर है उसके साथ कनेक्शन वो किस तरह बिल्ड कर रहा है, इसमें वो ना जो हमारा मेन पेलोड है उसको किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहा है। यानी कि इसमें हम वो यूनिकनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एंटीवायरस है उसने इसको डिटेक्ट नहीं किया होता। और यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम उस मेलवेयर को एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें यार ये क्या क्या ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, इसने किस तरह हमारे एंटीवायरस को बाईपास किया है। तो वो जैसे ही हमें वो टेक्निक पता चल जाती है, हम क्या करते हैं उसके ऊपर हमारे जो एंटीवायरस है उसको दोबारा से ट्रेन करते हैं। जैसे ही अब हमारा जो एंटीवायरस है वो अपडेट हो गया है, तो आइंदा जब भी वो जो उस तरह का जो मेलवेयर है वो दोबारा से अटैक करेगा तो वो फौरन उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो इस तो पहली बात ये होगी कि हम क्या करते हैं थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए, यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे जो एवीज हैं, आईडीएस इंट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम है या ईडीआर एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ये सारे यानी कि कह लें कि सेम ही चीज़ें सिर्फ थोड़ी सी एडवांस होती जाती हैं।
तो हम क्या करते हैं, इनको बेहतर करने के लिए, इनकी जो डिटेक्शन है और डिफेंस है, इनको बेहतर करने के लिए हम क्या करते हैं, मेलवेयर्स को एनालाइज करते हैं, उनकी टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। और दूसरा काम क्या होता है हमारे पास, रेड टीमिंग का। अच्छा, रेड टीमिंग में हम क्या करते हैं, रेड टीमिंग में ये सीन होता है कि एक हैकर है, उसके अटैक को हमने सिमुलेट करना होता है। किसी भी, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, वो अपनी कंपनी के अंदर रेड टीमिंग की एक एक्टिविटी करवाती है वो। अच्छा, उससे क्या मुराद होता है कि फर्स्ट करें, वो क्या करेगी, वो एक ना टीम को हायर करेगी। वो टीम क्या करेगी, वो एक्चुअल में हैकर्स का काम करेगी, यानी कि बाकी पूरी कंपनी के अंदर बिल्कुल नहीं पता होगा कि भाई हमारी ना कंपनी के ऊपर अटैक होने वाला है, और वो अटैक करवा को रहा है, वो कंपनी खुद ही करवा रही है, ताकि कंपनी को पता चल सके कि यार हमारी ना सिक्योरिटी के अंदर कहाँ से वीक पॉइंट है, किस वीक पॉइंट को इस टीम ने टारगेट किया, और हमारी कंपनी के अंदर उन्होंने ना इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिटेक्ट ना क्या किया है, उसको एक्सेस कर लिया है। तो उस जो रेड टीमिंग वाले होंगे ना, फिर अब देखिए, अब रेड टीमिंग में रेड टीम के अंदर जो मेंबर्स होंगे, जाहिर सी बात है नई उनको भी नई नई टेक्निक्स का पता होना चाहिए। वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, उस कंपनी के अंदर एंटीवायरसेस होते हैं, उनको बाईपास करने के लिए जो रेड टीमिंग वाले जो बंदे होते हैं, उनको भी नई नई टेक्निक्स का पता होना चाहिए। अच्छा यार, अब ये जो एंटीवायरसेस को अगर मैंने बाईपास करना है तो उसके लिए मैं ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैंने बाईपास करना है तो उसके लिए मैं ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ। तो इनको ये टेक्निक्स कैसे पता चलती हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एक्चुअल में जो नए-नए मैलवेयर्स आ रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, डिस्कवर होते हैं, ये उनको एनालाइज़ कर रहे होते हैं, और उनकी जो टेक्निक्स हैं, उनको अपने टूल बॉक्स में ऐड किए जा रहे होते हैं, ताकि बाद में जब इन्होंने किसी अटैक को सिमुलेट करना है ना, तो वो ये उस टाइम पे ये इन टेक्निक्स को यूज़ कर सकें। तो ये 2 मेन हमारे पास कह लें फैक्टर होते हैं, जिसकी वजह से हम मैलवेयर्स को एनालाइज़ करते हैं। ठीक है? ओके, तो अब हम चलते हैं, हमारा जो बेसिक स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस है, यानी कि अब हमने क्या करना है, हमारे पास फर्स्ट करें कि हमें कहीं से एक मेलवेयर का सैंपल मिल गया है। मेलवेयर का सैंपल किस तरह से मिला है, किसी भी ना कंपनी के अंदर किसी मेलवेयर का अटैक हुआ है, और हमें पता चला कि यार इस कंप्यूटर के ऊपर ये कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, तो हम जाके कंप्यूटर की थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक एक फर्स्ट करें, एक ना कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल गई है, कोई भी एक ना अननोन फाइल मिल गई है। तो अब हमने देखना है कि यार क्या ये वाक़ई ये कोई मैलवेयर है, या अगर ये मैलवेयर है तो ये किस टाइप का मैलवेयर है, हमने इसको एनालाइज़ करना है। तो उसके एनालिसिस के लिए हमारे पास फिर क्या होती हैं, वो हम 2 टाइप्स का एनालिसिस होता है। एक हमारे पास होता है स्टैटिक एनालिसिस, और एक हमारे पास होता है डायनामिक एनालिसिस। अब स्टैटिक एनालिसिस में क्या होता है कि जो हमें वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली है, हमने क्या करना है, हमने उसको एग्जीक्यूट नहीं करना। हमने एग्जीक्यूट किए बगैर देखना है कि क्या ये मैलवेयर है, अगर ये मैलवेयर है तो ये किस टाइप का मैलवेयर है, और इसको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है? और आज का जो सेशन है उसमें हम डायनामिक एनालिसिस को वैसे कवर तो नहीं करेंगे, यानी कि बस देख लेते हैं कि ये होता क्या है, लेकिन इसको मैं आपका डेमो नहीं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा छोटा सेशन रखना है। आज हम देखेंगे स्टैटिक एनालिसिस को ही सिर्फ। तो मैंने नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि स्टैटिक एनालिसिस का जो मेन हमारा मकसद होता है ना, वो यही होता है कि हमें कोई ना कोई सैंपल कहीं से मिले। हमने सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि यार क्या ये वाक़ई मैलवेयर है, या बस लेजिटिमेट कोई है, सॉफ्टवेयर है। अगर तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यार ये वाक़ई मैलवेयर है, फिर हमें देखना है कि ये किस टाइप का मैलवेयर है, या जैसे कि हमने पीछे टाइप्स पढ़ी है ना, क्या ये कोई वायरस है, कोई ट्रोजन है, कोई मैलवेयर है, सॉरी रैनसमवेयर है, कोई रूटकिट है, एडवेयर है। तो ये किस टाइप का मेलवेयर है, और उसके बाद हमने देखना है कि हाँ भाई, जो हमारा एंटीवायरस है उसने इसको क्यों नहीं डिटेक्ट किया, और फिर हमने इसको डिटेक्टेबल बनाना है कि भाई अब अगर ये वाला वायरस अगर दोबारा कहीं अटैक करता है हमारे कंप्यूटर को, तो जो हमारा एंटीवायरस है उसको दोबारा से डिटेक्ट कर सके, तो वो हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा जो हमारे पास डायनामिक एनालिसिस होता है, डायनामिक एनालिसिस में हम यही करते हैं कि वो जो एक्चुअली हमें जो वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली है ना, हम उसको एक ना वीएम के अंदर, यानी कि वर्चुअल मशीन के अंदर, जो हमारे पास सैंडबॉक्स सिक्योर इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर ना हम उसको क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। अब उसके अंदर टेस्ट हम किस तरह करेंगे, उसके अंदर हम टेस्ट ये करेंगे कि मेरे पास एक वीएम है, हम उसको वीएम के अंदर ही आपने हमेशा हम टेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको एक्चुअल सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो हो सकता है वो एक रैनसमवेयर हो और वो जाके हमारी सारी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर दे। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने उसको एक किसी ना वीएम के अंदर सिक्योर इन्वायरमेंट के अंदर ना उसको टेस्ट करना होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे जैसे ही हमने वीएम के अंदर उसको सैंपल को ले गए हैं, हमने क्या करना है, वीएम का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। वो स्क्रीनशॉट हम किसका लेते हैं, हमारे पास ना फर्स्ट करें,
आपने याद रखना है कि जितने भी हमारे पास ये वायरसेस या रैंसमवेयर्स होते हैं ना, मेलवेयर्स होते हैं, वो ज़्यादातर विंडोज़ के लिए बनाए गए होते हैं, विंडोज़ के लिए। क्योंकि हमारे पास जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग सेक्टर देख लें आप, हेल्थ के सेक्टर देख लें, गवर्नमेंट के सेक्टर्स देख लें, उनमें ज़्यादातर यूज़ ही क्या होती है, विंडोज़ होती है। तो वो ज़्यादातर विंडोज़ के लिए होते हैं। तो विंडोज़ में एक कॉन्सेप्ट होता है रजिस्ट्रीज़ का। तो हमने क्या देखना है, ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये हम बाद में देखेंगे अगले सेशन में, यानी कि जब हम डायनामिक एनालिसिस का हम डेमो कर रहे होंगे। तो फिलहाल हम यही करेंगे कि डायनामिक एनालिसिस में हम ये करते हैं कि सबसे पहले हमने एक स्क्रीनशॉट लेना, स्नैपशॉट ले लिया हमारी वीएम का। अब उस वीएम के अंदर क्या होगा कि हमारी जो रजिस्ट्रीज की जितनी स्टेट होगी वो सारी हमने एक दफ़ा उसका स्नैपशॉट ले लिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्नैपशॉट लेने के बाद हम अपने जो वो है था ना मिलीशियस, जो हमें मिला था, हमें कंफर्म हो गया कि यार ये स्टैटिक एनालिसिस में हमें पता चल गया है कि ये एक मेलवेयर है, ठीक है। अब हमने देखना है कि यार ये जो मेलवेयर है ये क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, ये ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स ये यूज़ कर रहा है। तो उन टेक्निक्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम डायनामिक एनालिसिस करते हैं। तो फिर डायनामिक एनालिसिस में मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, पहले स्नैपशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा से हमें क्या कर लेंगे, एक वीएम का स्नैपशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब वो जो हमने उसको एग्जीक्यूट करने से पहले स्नैपशॉट लिया और एग्जीक्यूट करने के बाद स्नैपशॉट लिया, हम क्या करेंगे, उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि यार मेलवेयर ने ये जो हमने अभी अब ये मेलवेयर हमने एग्जीक्यूट किया, इसने हमारे सिस्टम के ऊपर क्या क्या चेंजेस की हैं। तो जैसे ही हम उन दो स्नैपशॉट्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये इस मेलवेयर ने हमारे सिस्टम को जाके कहाँ पे टारगेट किया है, किन किन चीज़ों को टारगेट किया है, ठीक है। तो वो क्या क्या इसने टेक्निक्स यूज़ की हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी टेक्निक्स होती हैं डायनामिक एनालिसिस के लिए, तो उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अब हम जल्दी से देखते हैं कि हमारे पास ना स्टैटिक एनालिसिस के लिए कुछ हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है। मैसेजेस देख लें, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। ओह थैंक यू यार, स्क्रीनशॉट नहीं स्नैपशॉट, हाँ यार ये आपने ठीक किया है आपने, और ठीक बताया आपने, स्नैपशॉट लेना होता है। यू कैन सेट अप द लैब और फ्लेयर वीएम ट्यूटोरियल्स आर अवेलेबल इन यूट्यूब। हाँ एहसान महर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी अच्छा गाइड कर रहे हैं। अच्छा यार ये तो काफ़ी लंबी है, इसको छोड़ते हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा ना हमारे पास स्टैटिक एनालिसिस के टूल्स होते हैं। अच्छा ये मैं आप ना वहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में, लैब सेटअप के बारे में, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमारे पास लैब सेटअप है ना, वो डायनामिक एनालिसिस के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमने एक्चुअल में जो मेलवेयर है उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो उसको हम अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर तो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टैटिक एनालिसिस है उसके लिए हमें जस्ट हमने क्या करना होता है, उसको एग्जीक्यूट किए बगैर हमने उसको एनालाइज करना होता है। तो उसके लिए अगर आपके पास सेटअप नहीं भी है, तो फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसा कि आज मेरे पास सेटअप नहीं है तो मैं सेटअप के बगैर ही काम करूँगा, लेकिन मेरे को जो आगे हम डायनामिक एनालिसिस कर रहे होंगे उसके लिए मैं प्रॉपर सेटअप कर लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें जस्ट कुछ ना टूल्स चाहिए होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ना एक हेक्स एडिटर है, यानी कि ये टूल्स है, मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टूल क्या है, एक हेक्स एडिटर है। ये हेक्स एडिटर क्या करता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास वो एक हमें सॉफ्टवेयर मिला है ना, हम उसके ना हेडर्स को देख सकते हैं, ठीक है। हेडर्स से क्या मुराद होता है, हेडर से मुराद ये होता है कि फर्ज करें आपके आपके ना लैपटॉप के, आपके सिस्टम के अंदर कोई भी एक फाइल है, एक इमेज है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक वीडियो फाइल है, ठीक है। अब उसके बारे में वो जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे कंप्यूटर को किस तरह पता चलता है कि यार ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, या ये एक हमारे पास इमेज है, या ये एक हमारे पास क्या है, कोई एग्जीक्यूट ना इमेज है, वीडियो है, या पिक्चर है, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे कंप्यूटर किस तरह इन तीन फाइल्स के दरमियान डिस्टिंग्विश करता है, और किस तरह इनको हम जैसे ही डबल क्लिक करते हैं उनके प्रॉपर ऐप के अंदर पिक्चर के, यानी कि अगर हमारे पास कोई पिक्चर है तो पिक्चर के लिए जो ऐप है उसके अंदर ओपन कर लेता है, जो वीडियो है अगर, तो वीडियो के लिए उसको वीडियोस के ऐप में ओपन कर लेता है। तो ये जो भी हमारे पास कोई फाइल होती है ना, उसका जो सारा मेटा डेटा होता है वो हमारे पास ना उसके हेडर्स के अंदर पड़ा होता है, उसके हेडर के अंदर पड़ा होता है। तो एक्चुअल में हमने क्या देखना है, ये जो हेक्स एडिटर है ना, हेक्स एडिटर, इसके इसको यूज़ करके हमने क्या करना है, उस जो सैंपल हमें मिला है उसका हमने हेडर्स देखने हैं। अब उस हेडर से हमें कंफर्म हो जाएगा कि यार क्या ये किस टाइप की फाइल है, ठीक है। हमने सबसे पहले वो जो हमें एक सैंपल मिला ना, हमें उसकी फाइल टाइप देखनी होती है। तो वो फाइल टाइप देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेक्स एडिटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हेक्स एडिटर यूज़ नहीं भी करना, मैं वैसे देखता हूँ अगर मेरे पास कोई हेक्स एडिटर पड़ा हुआ हो तो। अच्छा जी,
तो मेरे पास ना यहाँ पे एक मैंने सैंपल है, ये देखिए। अच्छा देखिए, अब फाइल टाइप मैंने अभी अब क्या कहा है कि हमने एडिटर यूज़ करके हमने फाइल टाइप को देखना है कि यार ये वाक्य एक्चुअल में ये फाइल है किस टाइप की है। तो आपने याद रखना है कि कोई भी हमारे पास कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो वो उसकी जो एक्सटेंशन है वो .exe ही हो, ठीक है। जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे .jpg फाइल भी पड़ी हुई है, यानी कि आप इसकी एक्सटेंशन चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ना, तो ये बिहाइंड द सीन क्या होगा, वही जो मलिशियस कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो हमने कंफर्म करना है कि क्या यार वाकई ही ये मेरे सामने ये पिक्चर पड़ी हुई है, तो मुझे कंफर्म नहीं है कि ये पिक्चर है या नहीं। तो यानी सॉरी, ये पिक्चर है तो मैंने देखना है कि क्या ये मलिशियस कोई वायरस तो नहीं है। तो हमें फिर किस तरह पता चलेगा कि ये पिक्चर है, ये कोई वायरस है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, इसकी फाइल टाइप को देखना पड़ेगा कि यार क्या ये कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल तो नहीं है जो कि इस इमेज के अंदर छुपी हुई है। तो उसके लिए अगर मेरे ख्याल से ज़्यादातर को ना लिनक्स का अंदाज़ा होगा, यानी कि इस वक्त मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उबंटू के अंदर अगर आप टर्मिनल में ना, हमारे पास एक कमांड होती है फाइल की, और इसको हमने आगे फाइल की एक यूटिलिटी होती है, ठीक है। इसको आगे हमने फाइल का नेम बताना होता है। तो मेरे पास फाइल का नेम है, फर्ज करें sample.exe है, exe पहले मैं इसको ये देता हूँ। तो ये क्या करता है, ये फाइल की टाइप हमें बता देता है। तो ये देखें, ये आपके सामने उसने बता दिया कि भाई ये एक ना एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि x86 64 बिट सिस्टम के लिए और MS विंडोज़ के लिए है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि भाई ये असल में क्या है, एक विंडोज़ की 64 बिट जो विंडोज़ है ना उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो हमें ये तो समझ आ गया कि यार ये एक ना एग्जीक्यूटेबल फाइल है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे तो हमें पहले सामने एक्सटेंशन भी दिख रही थी ना कि यार ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर हमें किसी इन्फेक्टेड कंप्यूटर के अंदर कोई इमेज मिल जाती है, तो हमने इसको कंफर्म करना है कि यार ये क्या ये इमेज ही है या कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, उसकी फाइल टाइप देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब sample.jpg देखता हूँ। हमें देखने में तो ये लग रहा है ये कोई इमेज है, लेकिन जैसे ही मैंने फाइल इसको किया तो वो देखिए हमारे सामने वही इन्फॉर्मेशन ही प्रिंट हो रही है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं भी यार, ये जो जेपीजी फाइल है ना, ये असल में एक एग्जीक्यूटेबल मिलिशियस फाइल है, ना कि ये एक्चुअल में एक क्या एक पिक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा है, इसकी हमें ये पता चल गया कि यार ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब हमारा थोड़ा सा ना कह लें कि शक बढ़ गया कि यार अब ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, अब हमने देखना है कि यार ये वाकई एक मेलवेयर है या मेलवेयर नहीं है। तो उसके लिए अब ये हो सकता है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जाके सबसे पहले उसका एनालिसिस करें कि एनालिसिस करने से हमें पता चल जाएगा कि यार ये एक मेलवेयर है या नहीं है। वो किस तरह करेंगे वो हम आगे देखते हैं स्ट्रिंग्स में। तो जो हमारे पास ये वायरस टोटल होता है ना, वायरस टोटल अब इस तरह कह लें कि ये हमारे पास एक ओपन सोर्स डेटाबेस है वायरसेस के लिए, यानी कि हमारे पास पूरी दुनिया में जितने भी मेलवेयर एनालिस्ट होते हैं ना, वो जब भी किसी भी वायरस का एनालिसिस करते हैं तो उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो वायरस टोटल के ऊपर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। जितनी भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो हम ये देख सकते हैं, यानी कि हम बजाय खुद अभी इसका एनालिसिस करने बैठे हैं, हम पहले ये देखते हैं कि क्या यार इस तरह की फाइल का किसी और ने भी एनालिसिस पहले किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ज़ाहिर सी बात है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बजाय कि हम खुद बैठ कर इतना टाइम ज़ाया करें उसका एनालिसिस करें। तो इसलिए हम क्या देखेंगे पहले, क्या पहले किसी और बंदे ने इस तरह की इस फाइल का एनालिसिस किया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वायरस टोटल के ऊपर जाके इस फाइल को सर्च करना पड़ेगा। तो हम किस तरह सर्च कर सकते हैं, उसके लिए ना हमें इसका हैश चाहिए होता है, हैश। अब ये हमारे पास जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, इसका हम क्या करेंगे, हैश फाइंड कर लेंगे। तो हैश क्या होता है, आपने याद रखना है कि हैश किसी भी फाइल का एक आइडेंटिफायर होता है। हर एक फाइल का जो हैश होता है ना वो डिफरेंट होता है, हर एक फाइल का हैश। तो मैं इसका सबसे पहले हैश फाइंड करने के लिए हमारे पास कमांड हैश हैश की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे MD5 हैश फाइंड करता हूँ इसका। तो MD5 हैश के लिए मेरे पास ना टर्मिनल के अंदर एक कमांड होती है MD5 सम। तो ये मुझे क्या करेगा, MD5 हैश इस फाइल का कैलकुलेट करके दे देगा जो मैं इसको आगे पास करूंगा। तो ये देखिए उसने मुझे क्या किया है, उसने मुझे इस फाइल का हैश कैलकुलेट करके दे दिया है। यानी कि अब ये मेरे सामने ये जो नंबर प्रिंट हुआ है ना, नंबर, ये इसका आइडेंटिफायर है। अब मैं क्या करूँगा, इस आइडेंटिफायर को पकड़ूंगा और जाकर वायरस टोटल पर सर्च करूंगा कि क्या इस हैश की फाइल क्या किसी ने पहले एनालाइज की हुई है वायरस टोटल के ऊपर या नहीं की हुई। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको जाके यहाँ पे सर्च करता हूँ वायरस टोटल।
सर्च, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका जो मैंने हैश देखे ना उसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें ना यहाँ पे वायरस टोटल के ऊपर इसके ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हम देखते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई इस फाइल को पहले किसी ने एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास वायरस टोटल है ना, एक तो मैंने आपको बताया कि ये क्या डेटाबेस है, यानी कि पहले जितने भी ना हमारे पास है ना मेलवेयर एनालिस्ट है, वो क्या करते हैं, जब भी किसी फाइल का एनालिसिस करते हैं उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा वायरस टोटल के ऊपर हमारे पास जितने भी फेमस एंटीवायरसेस हैं वो सारे यहाँ पे ना इंस्टॉल्ड है पहले से, यानी कि वायरस टोटल वालों ने अपने पास रखे हुए हैं। हम जब भी क्या करते हैं किसी फाइल को यहाँ आपने पीछे देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ना फाइल अपलोड करने का भी ना ऑप्शन है था, ये देखें यहाँ पे मैं फाइल चूज भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट करें, आपको अगर कोई फाइल मिली है ना तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये अपलोड करने के बाद ये वायरस टोटल क्या करेगा, उसको उस फाइल को इसके पास जितने भी एंटीवायरस पड़े हैं, फर्स्ट करें वो 70 या 80 एंटीवायरसेस हैं जो भी फेमस है, वो क्या करेगा, उनके अगेंस्ट टेस्ट करेगा, और फिर जितने भी एंटीवायरस का जो भी रिजल्ट होगा ना वो उसको लाके आपके सामने शो कर देगा, जैसा कि यहाँ पे उसने किया भी हुआ है। मैं अगर अभी जो ये देखें, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ये सारे एंटीवायरसेस हैं, ठीक है, जो भी इनके पास है थे। तो ये देखिएगा, ये ज़्यादातर के जो एंटीवायरसेस है ना, ज़्यादातर के लिए ये अनडिटेक्टेबल है, लेकिन सिर्फ एक एंटीवायरस ने ना उसको कहा हुआ है कि भाई ये मलिशियस है। तो उसने क्या किया है, मैंने यानी कि ज़ाहिर सी बात है, मैंने इनको हैश दिया था, तो उनको पता कि यार इस हैश के अगेंस्ट ये वाली फाइल है, तो वो फाइल के उन्होंने पहले से रिजल्ट यहाँ पे पड़े हुए थे, तो उसने मुझे वही जाके रिजल्ट दिखा दिए हैं कि भाई ये जो फाइल थी ना उसको सिर्फ ये वाला जो एक क्राउडस्ट्राइक है था ना, ये एक ईडीआर है, उसने डिटेक्ट किया था, बाकी किसी ने डिटेक्ट नहीं था किया। तो अब मैं चलता हूँ इसकी डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल्स का एक ना पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इसकी ना हमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा देखिए, अब यहाँ तक हमें कंफर्म हो गया कि यार ये जो फाइल थी ना ये वाकई एक मेलवेयर है, ठीक है। यानी कि पहले तो हमें सिर्फ ये अंदाज़ा था ना कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि ये एक मेलवेयर है या नहीं है। तो मैंने जैसे इसको वायरस टोटल के ऊपर अपलोड किया है तो मुझे यहाँ पे इसकी डिटेल्स मिल गई हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कन्फर्म है कि ये जो फाइल हमें मिली है ना ये एक मेलवेयर ही है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इसने इंपोर्ट्स की हुई थी। आपको ये जो सारी इंपोर्ट्स हैं इनके बारे में भी अभी हम देख लेते हैं कि ये इंपोर्ट्स होती क्या हैं। ये इसने सारी, यानी कि ये जो हमारे पास मेलवेयर था ना ये सारी इन लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहा था, इन लाइब्रेरीज के जो फंक्शंस हैं ना उनको यूज़ कर रहा था। पता नहीं सिस्टम इतना स्लो क्यों है। और इसके अलावा ये आप यहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट सबमिशन थी ना इस मेलवेयर की वो कब हुई थी। तो ये देखें, ये पहली सबमिशन ना मेरे ख्याल से मैंने ही आज ही 9 मार्च, हाँ आज ही 9 मार्च, तो इस मेलवेयर की जो पहली सबमिशन ना वो मैंने ही यहाँ पे की हुई है। और इसके अलावा ये इसकी हेडर्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। यार ये क्या हो गया मेरे कंप्यूटर को। ओके, माउस के जरिए, माउस से सही चल रहा है। ओके भी। तो अब एक्चुअली यहाँ पे हमें क्या पता चल गया है, हमें ये कंफर्म हो गया है कि यार ये वाकई ना ये जो है ना हमारे पास एग्जीक्यूटेबल हमें मिली है, ये क्या, ये कोई मेलवेयर है, ठीक है। अब मेलवेयर, अब हम आगे चलते हैं, इसका खुद एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट करें कि हम इसको यहाँ पे वायरस टोटल के ऊपर अपलोड करते और यहाँ पे कोई डिटेक्शन ना आती, हमें बिल्कुल ना पता चलता कि यार ये कोई मेलवेयर है, यानी कि हमें कोई इसकी डिटेल्स ना मिलती। तो उसका मतलब क्या था कि इस मेलवेयर को पहले किसी ने किसी भी ना जो है ना हमारे पास मेलवेयर एनालिस्ट उसने इसको ना इसका एनालिसिस नहीं किया, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे उसकी डिटेल नहीं थी मिलनी। तो अब फर्स्ट करें, हमें इसकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन अब तो हमें मिल गई है इस केस में। लेकिन मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे वायरस टोटल के ऊपर इसकी डिटेल्स नहीं मिली, तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसका खुद एनालिसिस करेंगे। तो अब हमें खुद इसका स्टैटिक एनालिसिस करने के लिए हमें कोई एक टूल चाहिए होता है। तो वो टूल मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैंने स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है, अच्छा, तो वो टूल हम आगे यूज़ कर सकते हैं। अब हमें खुद इसका एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारे पास स्ट्रिंग से।
अच्छा, अब स्ट्रिंग्स हम क्यों देखते हैं, ये स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ये हमारे पास एम्बेडेड टेक्स्ट होता है जो कि हमारी एग्जीक्यूटेबल के अंदर होता है, ठीक है। मैं अच्छा देखिए ना, हमारे पास कोई भी एक है ना सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई फंक्शन कॉल्स हो रहे होते हैं, कुछ लाइब्रेरी कॉल्स हो रही होती हैं, तो वो जो लाइब्रेरी कॉल होता है उस फंक्शन का नाम, वो नाम तो एग्जीक्यूटेबल के अंदर ही कहीं भी होता है ना। तो अगर हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो उनको देखेंगे, तो हमें ना वहाँ पे जो मलिशियस फंक्शंस होते हैं उनके नाम वहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ना जो है ना अटैकर है ना, उसने अपना कोई पेलोड एग्जीक्यूट करने के लिए ना, हमारे पास जो विंडोज़ की लाइब्रेरीज होती हैं उनके कुछ फंक्शंस होते हैं पेलोड एग्जीक्यूट करने के लिए। पेलोड एग्जीक्यूट करने के लिए विंडोज़ के फ़र्ज़ करें कुछ फंक्शंस हैं, और हम क्या करते हैं, हम जाके अपनी इस मलिशियस जो है ना, हमारे पास मेलवेयर सैंपल आया है, इसकी स्ट्रिंग्स को देखते हैं। अगर इसकी स्ट्रिंग्स के अंदर भी हमें वो वाले फंक्शंस नज़र आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, हमारा जो शक है ना वो बढ़ जाएगा कि यार इसके अंदर ये जो मलिशियस फंक्शंस है ना, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इन फंक्शंस को यूज़ कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा शक और बढ़ जाएगा कि यार ये वाक़ई ना ये जो फंक्शन है ना, ये सॉरी ये जो मेलवेयर सैंपल है, ये जो सैंपल है ये एक मेलवेयर है, ठीक है। यानी कि हम अब यहाँ पे खुद एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वायरस टोटल के ऊपर हमें इसकी कोई डिटेल्स नहीं मिली हैं। हमने कंफर्म करना है कि यार वाकई ये वायरस है। तो हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उस ना सैंपल के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं सबसे पहले उनको देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स देखने के लिए हमारे पास दोबारा से यहाँ पे अगर टर्मिनल के अंदर आए तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल सी एक कमांड होती है स्ट्रिंग्स की, और इसको आगे हमने एग्जीक्यूटेबल का नाम दे देना होता है। और ये सिंपल क्या करेगा, इसके अंदर जितनी भी हमारे स्ट्रिंग्स होगी ना उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं जो कि उसने हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दी है, ठीक है। ये देख सकते हैं उस एग्जीक्यूटेबल के अंदर जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स थी ना वो सारी यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। तो अब ये जो स्ट्रिंग्स है ना, इनमें क्या होगा, जितने भी फंक्शन उसने यूज़ किए हुए, यानी कि उस एग्जीक्यूटेबल के अंदर जितने भी फंक्शन उसने कॉल किए होंगे ना, उनके उनके भी नाम हमें यहाँ पे कहीं नज़र आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी फाइल है। मैं इस तरह करता हूँ, इसको ना किसी फाइल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ, ये जो है ना इसकी आउटपुट को। तो ये मैंने क्या किया, इसकी आउटपुट पहले क्या थी, यानी कि जो भी सारे स्ट्रिंग्स थी वो मेरे पास वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रही थी ना, अब मैंने इसको रीडायरेक्ट करके किसी फाइल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब ये जो फाइल है इसको मैं अपनी वी एस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। आउटपुट, ओहो सॉरी, ये क्या हुआ है, ओहो मैंने कमांड ही गलत चला दिया यार, सॉरी। मैंने स्ट्रिंग्स की कमांड चलानी थी, मैंने उसका हैश फाइंड करके उसको ना आउटपुट की फाइल के अंदर रख दिया। तो अब ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं इसका थोड़ा सा फ़ोन बड़ा भी कर देता हूँ। यहाँ पे ये वो सारी स्ट्रिंग्स हैं जो कि हमारे पास वहाँ पे उस सैंपल के अंदर पड़ी हुई हैं। तो ये जो पहले कुछ फजूल सी हैं, ये यानी कि छोटी छोटी सी स्ट्रिंग्स हैं, इनका हमारे पास साथ कोई लेना देना नहीं। हम नीचे चलते हैं, हम क्या करते हैं, हम ना इस सैंपल के अंदर से ना कुछ जो मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स है ना हम वो सर्च करते हैं। अब उस मीनिंगफुल स्ट्रिंग्स के अंदर क्या हो सकता है, ये देखिए अब यहाँ पे एक कुछ रजिस्ट्री की स्ट्रिंग आ रही है, यानी कि हमें ना कुछ ऐसी स्ट्रिंग मिली है जिसमें कुछ रजिस्ट्री का लफ्ज़ आ रहा है। तो इससे हमारे माइंड में ये क्लिक होगा फ़ौरन कि यार ये जो है ना एग्जीक्यूटेबल फाइल है ये ना रजिस्ट्री के साथ कोई ना कोई काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम और नीचे चलते हैं, हमें ना कुछ मलिशियस स्ट्रिंग्स मिलेंगी। हमें उन स्ट्रिंग्स को देख के पता चलेगा, हमारा जो शक है ना वो बढ़ेगा कि यार वाकई ही ये क्या है, एक ये मलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो कि रजिस्ट्री के फोल्डर में जाके कुछ ना कुछ कर रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, असल में मैं ना यहाँ पे ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें वो मिल जाए जो उसने फंक्शंस हैं उसके, जो उसने लाइब्रेरी फंक्शंस कॉल किए हुए हैं, ठीक है। मैं सर्च ही करता हूँ उसे, इतनी बड़ी फाइल से मुझे कैसे मिलेंगी वर्चुअल मेमोरी, क्या है कोई फंक्शन नहीं है। एग्जैक्टली ये देखिएगा, अब ये जो हमारे पास ये जितनी भी स्ट्रिंग्स है ना, ये देखिएगा अब ये जो हमें सब नज़र आ रही हैं यहाँ से लेके नीचे तक, ये वो सारी वो स्ट्रिंग्स हैं जो कि उसने उस फंक्शन ने वो जो है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसने कॉल किए हुए, ये सारी वो फंक्शंस के नाम है, लाइब्रेरी फंक्शंस है।
तो अब हम देखेंगे इसके अंदर जो मिलीशियस फंक्शंस हैं हम वो ढूंढेंगे, क्या यार ये जितने भी इसने फंक्शंस कॉल किए हुए हैं क्या ये मिलीशियस है, इनमें से कोई मिलीशियस फंक्शन हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो अगर हमें कोई यहाँ पे मिलीशियस फंक्शंस कॉल हुए नज़र आते हैं तो हमें ये हम ना यानी कि माइंड में क्लिक कर सकते हैं कि हम ना ये माइंड बना सकते हैं कि यार ये जो हमारे पास सैंपल आया ना ये वाकई एक मिलीशियस सैंपल है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ एग्जैक्टली लोड लाइब्रेरी है। ओके अच्छा अब ये देखिएगा कि यहाँ पे ना मुझे कुछ फंक्शंस कॉल यहाँ पे फंक्शंस कॉल नज़र आ रही हैं, जैसे कि हमारे पास ये है लोड लाइब्रेरी ए है, ये यानी कि ये उसी का लोड लाइब्रेरी का फंक्शन है, उसके आगे कुछ कह लें कि वर्जन हैं, लेकिन मेन जो है ना ये लोड लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। लोड लाइब्रेरी के फंक्शन के बाद हमारे पास ये री अलोक का फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, गेट हैंडल है, गेट हैंडल का एक फंक्शन यूज़ हो रहा है। अच्छा अब ये याद रखिएगा ये जो फंक्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना ये वो फंक्शंस हैं जो कि एक जितने भी हमारे पास एक होते हैं ना मिलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये फंक्शंस यूज़ करते ही करते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको अभी नहीं पता होगा। आप जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता करेंगे यानी कि आप जाके इसकी कहीं पे कुछ रीड करेंगे इसके बारे में कि जो वायरसेस हैं वो इनको यूज़ क्यों करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फंक्शंस का क्या काम है और वो इनको क्यों यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही फंक्शंस को देख रहा हूँ ना तो मुझे यहाँ पे कुछ मिलिशियस ये फंक्शंस हैं वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि यार ये वाकई ना ये ना मुझे एक ना मिलिशियस फाइल सॉफ्टवेयर लग रहा है। तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इसने ना यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे जितने भी उसने फंक्शंस कॉल किए हुए ना अब इन फंक्शंस के अंदर ना मुझे इंक्रिप्शन के रिलेटेड कोई ना लाइब्रेरी कॉल नज़र नहीं आ रही। तो इससे ना मैं ये भी मेरे जहन में आ रहा है कि यार ये जो मेरे पास मेलवेयर सैंपल आया है ना ठीक है ये मिलीशियस तो है क्योंकि इसने कुछ मिलीशियस सिस्टम ये लाइब्रेरी कॉल्स यूज़ की हुई हैं कॉल कर रहा है, लेकिन इंक्रिप्शन यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी कॉल्स ये कर रहे हैं ना यहाँ पे इंक्रिप्शन के रिलेटेड कोई ना कॉल नहीं है, कोई फंक्शन कॉल नहीं हुआ हुआ। तो इससे मेरे जहन में ये भी क्लिक हो सकता है कि यार ये ना एक रैंसमवेयर तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है ना कि इंक्रिप्शन जो करनी थी वो किसी रैंसमवेयर ने करनी थी है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंक्रिप्शन का रिलेटेड मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये एक ना एक रैंसमवेयर नहीं है। अब ये कंफर्म हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाकई रैंसमवेयर नहीं है जब हम इसका डायनामिक एनालिसिस करेंगे, यानी कि वो इसको एक्चुअली में इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तो तब हमें इसका ना बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये एक रैंसमवेयर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फंक्शंस को नहीं देखना चाहते ठीक है मैं ना यहाँ पे वैसे सर्च भी कर देता हूँ कि मुझे कैसे पता चला है कि यार ये मिलीशियस फंक्शंस है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हमारे पास मिलीशियस DLLs in any malware। Which DLLs any malware can load। एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे मैं जो ढूंढना चाह रहा हूँ ना वो मुझे मिल नहीं रहा असल में मैं यहाँ पे ये ढूंढना चाह रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर होता है ना उसने कुछ मखसूस हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जो कि उसने लोड करनी होती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे ना हमारे पास जो स्ट्रिंग्स आ रही है ना उनमें वो लाइब्रेरीज के नाम भी आ रही हैं, आपको उसमें नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं जो कि .dll पे एंड हो रही हैं। मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ ना .dll तो ये देखिए ये वो सारी लाइब्रेरीज हैं जो कि ये जो है ना हमारे पास मिलिशियस सॉफ्टवेयर है ये इनको यूज़ कर रहा है, यानी कि इन लाइब्रेरीज के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं ना वो इनके फंक्शंस को यूज़ कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये ऊपर हमने जितने भी फंक्शंस देखे हैं ना वो सारे फंक्शंस किन लाइब्रेरी से हैं वो इन लाइब्रेरी से हैं। तो अगर आप सारी फंक्शन कॉल्स को नहीं देखना चाहते आप सिंपल यहाँ पे लाइब्रेरीज को भी देख सकते हैं कि यार ये जो हमारे पास सैंपल है ना ये इन लाइब्रेरीज की जो फंक्शन है ना उनको यूज़ कर रहा है। तो अभी मैं ना वही देख रहा था कि वो कौन सी लाइब्रेरीज है मिलीशियस लाइब्रेरीज, यानी कि जिनसे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यार ये ना मिलीशियस है या नहीं मिलीशियस। ठीक है, तो मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हम यहीं तक
इसको ना रखते हैं, ठीक है। कि हमें अंदाज़ा जो स्ट्रिंग्स है ना, वहाँ से हमें क्या अंदाज़ा हो जाएगा कि ये, वहाँ से हमें एपी कॉल्स का पता चल जाएगा कि यार क्या ये जो हमारे पास मलिशियस सॉफ्टवेयर है वो कोई मलिशियस कॉल्स तो नहीं कर रहा, फंक्शन कॉल्स तो नहीं कर रहा। वहाँ से हमें और क्या, वहाँ वहाँ से हमें ना उसका अंदाज़ा हो जाएगा, जो वो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहा है उनका अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यूआरएल्स का भी अंदाज़ा हो जाएगा। यूआरएल्स क्या होता है? यूआरएल्स मैंने आपको हमने पीछे बात की है कि जो हमारे पास मलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं वो क्या करते हैं, वो आपका जो डाटा है ना उसको स्टील करके किसी सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं, ठीक है। किसी भी सर्वर के ऊपर जाके वो अपलोड कर सकते हैं। तो वो जो सर्वर का फिर जो यूआरएल होगा या कोई भी आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, वो भी तो एक स्ट्रिंग है ना। और वो भी फिर जो स्ट्रिंग है ना वो सैंपल के अंदर कहीं ना कहीं इम्बेड होगी। तो अगर हम उस सैंपल की स्ट्रिंग्स को देखेंगे ना, तो हमें अंदर से अगर कहीं पे यूआरएल मिल रहा है तो हमें और कंफर्म हो सकता है कि यार ये जो यूआरएल यहाँ पे ना, इस यूआरएल पे वो जाके ना हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन इसके साथ कर रहा हो, या यहाँ पे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करके यहाँ पे वो अपलोड कर सकता है। तो हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे स्ट्रिंग इसके अंदर कोई यूआरएल नजर आता है। यानी कि अगर मैं HTTP लिखूँ, HTTP मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ, एग्जैक्टली ये देखिए यहाँ पे ना मुझे कुछ, ये देखिए ना यहाँ पे मुझे कुछ यूआरएल्स भी नज़र आ रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये यूआरएल्स किसके हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने आपको फर्स्ट करें यहाँ पे कोई यूआरएल नज़र आ रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, हो सकता है ये जो मलिशियस वेबसाइट का यूआरएल हो, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ना अपने होस्ट के ऊपर ओपन नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, किसी वीएम के अंदर जाकर इन यूआरएल्स के ऊपर देख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या लिंक पड़ा हुआ है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये ना किसी गिटहब की रेपो का भी यहाँ पे लिंक पड़ा हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे क्या हो कि जो हमारा ये वायरस है ये क्या करे, किसी गिटहब के ऊपर कोई ना मलिशियस स्क्रिप्ट पड़ी हो सकती है, जिसको वो क्या करे, वो फेच करेगा और उसको आपको आपके सिस्टम पे लाके एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अगर भी यानी कि कोई भी आपको यूआरएल मिल रहा है ना, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा हिंट हो सकता है। तो वो भी आपने देखना है स्ट्रिंग्स के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी टूल है वो हमारे पास आ जाता है ये पैकर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा पैकर्स को देख लेते हैं, पैकर क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है कि जैसे ही अभी अब मैंने स्ट्रिंग्स की कमांड यहाँ पे यूज़ की है, तो स्ट्रिंग्स की कमांड यूज़ करने से ना मुझे जितने भी हमारे पास वो ना हम वो फंक्शंस को यूज़ कर रहे थे, फंक्शंस के जो नेम थे वो हमें क्लियरली वहाँ पे नज़र आ गए हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह से होता है, बाज़ औक़ात तो नहीं लेकिन ज़्यादातर इसी तरह होता है। ज़्यादातर इस तरह होता है कि जो हमारे पास एक ना मलिशियस सैंपल होता है ना, जो उसका अटैकर होता है, उसकी कोशिश होती है कि यार ये जो मैं वायरस बना रहा हूँ ना, इसको एनालाइज़ करना मुश्किल से मुश्किल हो। वो उसको एनालाइज़ करना मुश्किल से मुश्किल बनाता है। वो क्यों बनाता है? वो यही चाहता है कि यार जो हमारे पास मेलवेयर एनालिस्ट है ना, उसके लिए इसका एनालिसिस करना मुश्किल हो, ताकि वो जल्दी से किसी एवी के अंदर ये रूल ऐड ना कर सके, ठीक है। ताकि वो जो एवीज हैं वो मेरे इस सैंपल को डिटेक्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जितना एक सैंपल को एनालाइज करना मुश्किल होगा, उतना ही फिर उसके अगेंस्ट जो है हमारे पास डिफेंसिव यानी कि उसके अगेंस्ट जो रूल्स बनाना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो एक जो हमारे पास हैकर होता है ना, उसका एक ये भी मोटिव होता है कि भाई इसका जो हमने एनालिसिस ना, ये मेलवेयर सैंपल का इसका एनालिसिस भी मैंने मुश्किल से मुश्किल बनाना है। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसके लिए वो क्या करता है, वो पैकर्स यूज़ कर सकता है। अब वो पैकर्स क्या होते हैं, वो पैकर्स ये कर सकते हैं कि जो एक्चुअल में एग्जीक्यूटेबल के अंदर, यानी कि जैसे अभी अब हमने स्ट्रिंग्स देखी है, वो क्या करेगा, वो जितनी भी एग्जीक्यूटेबल के अंदर स्ट्रिंग्स होती है ना, वो उनको भी इंक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। और वो इंक्रिप्ट करेगा, जैसे ही वो पूरी एग्जीक्यूटेबल के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको इंक्रिप्ट करेगा ना, इंक्रिप्ट करने के बाद जब हम जाके स्ट्रिंग्स के थ्रू उसको देखेंगे तो हमें वहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल स्ट्रिंग नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे हमें ना सारी, जैसे हमने स्टार्टिंग के स्ट्रिंग्स देखी थी ना, हमें वहाँ पे सारी इस तरह की स्ट्रिंग्स नज़र आ रही होंगी, इस तरह से। यानी कि अगर कोई भी एक ना मलिशियस सैंपल आपको मिलता है, उसके अंदर कोई आपको मीनिंगफुल स्ट्रिंग नज़र ही नहीं आती, वो सारी स्ट्रिंग्स इस तरह की हैं। तो वो जो फिर स्ट्रिंग्स होंगी वो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये जो है ना अटैकर है, उसने इस सैंपल के अंदर पैकर्स को यूज़ किया हुआ है। वो पैकर क्या करता है, वो उस ना एग्जीक्यूटेबल फाइल को रीड करना मुश्किल बना देता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये PEID होता है, ये एक टूल है जिसके अंदर हमारे पास ना वो क्या करता है, वो जो पैकर्स होते हैं ना वो उसका रिवर्स प्रोसेस करता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जो पैकर्स क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग्स को इंक्रिप्ट कर देते हैं, ठीक है, इंक्रिप्ट करते हैं। और जो जाहिर सी बात है, फिर हमारे पास कोई ऐसा टूल होगा जो कि क्या करेगा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि यार ये जो हमारे पास इसमें सैंपल के अंदर जो स्ट्रिंग्स है ना वो इंक्रिप्टेड है, तो वो उसको डिक्रिप्ट करके हमें दिखा देगा। तो अच्छा, डिक्रिप्ट करने के लिए अब मेरे पास यहाँ पे ना कोई टूल तो नहीं है, लेकिन मैं जो टूल यूज़ करता रहा हूँ ना वो ये है
मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ, मैं गिड्रा यूज़ करता रहा हूँ। इसके ये ना एक रिवर्स इंजीनियरिंग का टूल है, रिवर्स इंजीनियरिंग का। ये क्या करता है, इसके अंदर ना बिल्ट इन जो हमारे पास जो है ना पैकेट्स जो होते हैं, उसका मुझे रिवर्स नाम याद नहीं आ रहा, उसको हम क्या कहते हैं, अनपैकर्स कह लें या डिक्रिप्टर्स कह लें, वो यहाँ पे बिल्ट इन ही यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, वो पड़े होते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, वो जो मेरे पास सैंपल पड़ा है ना, वो इसको है ना मैं ना इसके अंदर लोड करने की कोशिश करता हूँ। वो सैंपल मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, वो यार वो मुश्किल है, वहाँ से ढूंढना तो टन 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 कहाँ पे है? सॉरी, तो ये मेरे पास गीदड़ा जो कि एक रिवर्स इंजीनियरिंग का टूल है। ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज करेगा। देखिएगा अभी मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा ना, तो ये मुझे ना एक प्रॉम्प्ट देगा कि क्या भैया आप चाहते हैं कि मैं इसको एनालाइज करूँ। तो ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ इसके अंदर, तो ये देखिए जैसे मैंने इसको ओपन किया ना, वो कह रहा है कि example.exe को आप एनालाइज करना चाहते हैं, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, वो मुझे आपको वो मेन्यू दिखाना चाहिए था, वो ना मेन्यू में यहाँ पे वो सारा उसने लिखा हुआ था कि किन किन चीज़ों को आप ना एनालाइज करना चाहते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर ये ना जो साइड पे ये है ना टेप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये इंपोर्ट्स है, यानी कि जितनी इसने DLLs यूज़ की होंगी वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी इंपोर्ट्स के अंदर। तो ये देखिए, ठीक है। बात बात ये भी होता है कि वो जो होता है ना इनके नाम, लाइब्रेरीज के नाम, वो उनको भी ना इनक्रिप्ट उन्होंने किया होता है। तो अगर आप इसको ये गीडरा के अंदर ओपन करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो जितनी भी यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज के नाम है और जो हमारे पास फंक्शंस के नाम है, वो उनको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिक्रिप्ट करके हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो ये देखिए वो इसी तरह हमारे पास प्लेन इंग्लिश में यहाँ पे हमें दिख नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखें, ये जितने भी इंपोर्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फंक्शंस होंगे वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास उसने ना उसको सॉर्ट भी कर दिया कि भाई जो एस से स्टार्ट हो रहे हैं वो ये फंक्शन है, ये देखिए, ठीक है। तो ये वो सारे फंक्शन है जो कि इस ना बाइंडिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो एक टूल तो मैं जो यूज़ करता हूँ मैंने आपको वो दिखा दिया है, लेकिन एक टूल का नाम मैंने वहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टैटिक एनालिसिस, यानी कि स्टैटिक एनालिसिस से हमने कंफर्म क्या करना होता है कि जो हमें सैंपल मिला है क्या वो वाकई ही एक मलिशियस सैंपल है या नहीं है। तो मैं एक दफ़ा ये जो 4 स्टेप्स ना, एक दफ़ा जल्दी से ओवरव्यू दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें एक फ़ाइल मिली थी, हमें सबसे पहले कन्फर्म करना है कि क्या यार ये कोई एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है या कोई सिंपल इमेज फ़ाइल है। यानी कि फ़र्ज़ करिए आपको कोई इमेज मिलती है, तो आपने कन्फर्म करना है कि यार ये एक इमेज है लेजिटिमेट या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर है तो आप क्या करेंगे, उसकी सबसे पहले फ़ाइल टाइप देखेंगे। अगर आपको पता चलता है कि यार इसकी जो फ़ाइल टाइप है ये तो एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल है, तो फिर हम क्या देखेंगे, फिर इस देखेंगे क्या ये एक जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है क्या ये एक मैलिशियस फाइल है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वायरस पोर्टल पे जाके अपलोड करके देख सकते हैं क्या इसकी जो डिटेल्स हैं क्या पहले किसी ने इसको एनालाइज किया हुआ है। अगर किया हुआ होगा तो इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो वहाँ पे हमें शो हो जाएंगी, यानी कि जो डिटेल्स का है ना सेक्शन, उसमें वहाँ पे सारा कुछ हमें पता चल जाएगा कि यार ये जो हमारे पास है ना ये मेलवेयर है, ये इन लाइब्रेरीज को यूज़ करता है, इसने फंक्शंस को यूज़ किया हुआ है इंक्रिप्शन के लिए, और भी सारी टेक्निक्स के लिए ये फंक्शन उसने कॉल किए हुए हैं, और ये इन रजिस्ट्रीज को जाके चेंज कर रहा होता है। ये सारी जो डिटेल है वो वायरस टोटल में वहाँ पे लिखी गई होती है, ठीक है। और फर्स्ट करें अगर हमें वायरस टोटल से इसकी कोई डिटेल नहीं मिलती, फिर हम क्या करेंगे, हमने खुद उसका एनालिसिस करना है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी स्ट्रिंग्स को देखते हैं। तो स्ट्रिंग्स के लिए मैंने आपको एक सिंपल यूटिलिटी बताई है स्ट्रिंग्स की ही, और आगे हमने इसको वो फाइल पास करनी होती है, तो उससे हमारे पास जितनी भी आस्की स्ट्रिंग्स होती हैं वो सारी प्रिंट हो जाती हैं, और हम उसमें से जाके क्या देखते हैं, हम जो पोटेंशियल यानी कि एपी यानी कि फंक्शन के नाम्स हैं, यूआरएल्स हैं और लाइब्रेरीज हैं, हम वो जाके सर्च करते हैं। तो अगर तो हमें उन स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ कह लें कि जो यानी कि मलिशियस जो फंक्शन कॉल्स हैं वो नज़र आती हैं, या मलिशियस लाइब्रेरीज नज़र आती हैं, या कोई यूआरएल्स नज़र आते हैं, आप वो जाके अगर आपको यूआरएल्स नज़र आते हैं, आप क्या करेंगे, उन यूआरएल्स के ऊपर जाएंगे, जाके देखें कि भाई यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या कोई स्क्रिप्ट फाइल तो नहीं पड़ी हुई जिसको लाके ये एग्जीक्यूट कर रहा है या कुछ भी, ठीक है।
तो आपको स्ट्रिंग्स के देखने से ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये जो हमारे पास सैंपल है ना मेलवेयर, ये जो एग्जीक्यूटेबल सैंपल है, ये हमारे पास एक मेलवेयर है या नहीं है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट करें आपको सही तरीके से स्ट्रिंग्स नज़र नहीं आ रही, यानी कि वो उससे क्या होगा, वो अब मैंगल्ड है, यानी कि इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग्स है। तो फिर भी आपके जहन में ये क्लिक बात करनी चाहिए कि यार अगर ये इंक्रिप्टेड है तो अब आगे ना दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो एक ये मेलवेयर हो सकता है, या ये फिर भी एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो एक जो लेजिटिमेट प्रोसेस सॉफ्टवेयर होता है ना, वो भी अपने जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कोई कंपनी है वो भी फर्ज करें एक असल कंपनी है, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो उनको भी ना पैकेज के थ्रू इंक्रिप्ट कर सकता है। वो क्यों इंक्रिप्ट करता है, फर्ज करें हमारे पास ज़्यादातर जो गेम्स होती है ना, वो पैक हुई होती है, यानी कि उसको ताकि रिवर्स करना और उसके अंदर कोई, यानी कि जो हमारे पास प्लेयर है वो उसको ना मिस यूज़ ना कर सके, उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी जो गेम है उसको मिस यूज़ ना कर सके, इसलिए वो उसको पैकेज उन्होंने यूज़ किए होते हैं, ठीक है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हम वहाँ पे स्ट्रिंग्स हमें नज़र नहीं आ रही, तो या तो वो एक मेलवेयर हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, एक लेजिटिमेट ना सॉफ्टवेयर हो सकता है। अब हम फिर उसके बाद अगर हमें स्ट्रिंग्स नज़र नहीं आती, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अगले चले जाते हैं स्टेप पे। अगले स्टेप पे हम जाके क्या करेंगे, हम जाके जो हमारे पास इंक्रिप्टेड स्ट्रिंग्स थी हम उनको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गीदड़ा यूज़ किया है, ठीक है। तो गीदड़ा में जैसे ही हम उसको लोड करेंगे तो उसके अंदर बिल्ट इन डिक्रिप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं और वो देख लेते हैं कि यार ये जो स्ट्रिंग्स है ये किस ना फंक्शन के थ्रू इंक्रिप्टेड है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट करके आपको दिखा देंगे। तो फिर आपने वही काम करना है कि आपने जाके मिलीशियस एपीएस देखनी है, एपीआई कॉल्स देखनी है, और जो यूआरएल्स है वो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के सेक्शन में मिल जाएंगे। मैं अगर आपको दिखाता चलूँ ना, यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी होगा, ये स्ट्रिंग ये है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये डिफाइंड स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे आपको ये सारी स्ट्रिंग्स भी नज़र आ रही है कि जो कि यहाँ पे इसके अंदर पड़ी हुई है। तो आप जाके यहाँ से यूआरएल्स भी सर्च कर सकते हैं, क्या यार इसके अंदर कोई यूआरएल तो नहीं है, या कोई रजिस्ट्री का पाथ तो नहीं है, इस तरह से कोई मिलिशियस पाथ जो कि एक हो सकते हैं किसी भी मिलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अगर आपको ये चीज़ें, कोई 3-4 चीज़ें नज़र आती हैं, तो आपने ये कन्फर्म आपको हो जाएगा कि यार ये ना एक मेलवेयर है। तो स्टैटिक एनालिसिस का जो मेन मकसद होता है ना, वो यही होता है कि हमने कन्फर्म करना है क्या ये एक मेलवेयर है या नहीं है, ठीक है। अब वो उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, वो क्या-क्या मेन काम कर रहा है, वो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डायनामिक एनालिसिस करते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करेंगे हम अगले जो हमारी होगी ना सेशन, उसके अंदर प्रॉपर लैब सेटअप करके उसको परफॉर्म किया जाए, ठीक है। चलो अभी आगे। तो ये डायनामिक एनालिसिस के लिए मैंने कुछ टूल्स लिखे हुए थे, तो इसको मैं स्किप करके जल्दी से आगे जा रहा हूँ, इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ी सी टिप्स के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, तो वो ऑलमोस्ट हम इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं, ठीक है। कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आपने ना, जो हमारे पास होते हैं ना क्रैक्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, आपने कोशिश करनी है कि भाई वो आप यूज़ ना ही करें। आप खुद सोचेंगे यार, एक जो बंदा है, एक पेड सॉफ्टवेयर है। अब आपने याद रखना है कि एक जो पेड सॉफ्टवेयर है ना, उसको बैठ के क्रैक करने में ना बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम ना होता है ना, काफ़ी टाइम लगता है। अब खुद सोचें कि यार एक जो बंदा है, ठीक है, वो एक पेड सॉफ्टवेयर को पकड़ता है, उसके ऊपर महीनों की मेहनत करता है, इतनी मेहनत के बाद उसको क्या करता है, क्रैक करता है। क्रैक करने के बाद क्या वो आपको फ्री में देगा वो सॉफ्टवेयर? मेरे मेरे सिर में तो नहीं, यानी कि कुछ आइडिया आता कि यार वो इतनी मेहनत के बाद आपको फ्री में दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप क्रैक यूज़ करते हैं ना, तो जिस बंदे ने उसको क्रैक किया होता है, वो थोड़ा-सा, यानी कि आपका जो डाटा है उसको स्टील करने के लिए उसने कोई मैलिशियस कोड भी बीच एम्बेड कर देता है। जब वो उसको सॉफ्टवेयर को क्या करता है, वो क्रैक करता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि यार जितने भी क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं ना, आप उनको यूज़ ना करें, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें आपने इनको ना यूज़ नहीं कर रहे, उसके बाद अगर आपके पास कोई भी, आप ना इंटरनेट के ऊपर जाते हैं, आपने क्रैक तो डाउनलोड नहीं किया, आपने किसी और वेबसाइट से जाके ना कोई सॉफ्टवेयर या कोई फ़ाइल डाउनलोड की है, तो उसको आपने देखना है कि यार क्या मैं इसको इंस्टॉल करूँ? क्या ये इंस्टॉल करने से पहले आपने देखना है कि ये मैलिशियस है या नहीं है। तो वो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा ना बताया हुआ है प्रोसेस। क्या आप क्या कर सकते हैं, आप जाके वो जो सॉफ्टवेयर है उसको जाके वायरस टोटल पे देख सकते हैं, वायरस टोटल पे कि क्या इसके अंदर भी मैलिशियस बिहेवियर तो नहीं है। यानी कि वो क्या करेगा, वो उस सॉफ्टवेयर को वायरस टोटल के ऊपर जितने भी एंटी वायरसेस हैं वो उनके अगेंस्ट टेस्ट करेगा। तो अगर तो वो मैलिशियस हुआ तो कोई ना कोई एंटीवायरस उसको लाजमी डिटेक्ट कर लेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये ना एंटीवायरस है, और सॉरी ये ना मैलिशियस को सॉफ्टवेयर है, इसको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नीचे आपने क्या करना है, आपने आपके जो
है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके ऊपर जितने आपके पास एंटीवायरसेस हैं, आपने कोशिश करनी है आप उनको ना अपडेटेड रखिए, ठीक है। तो अपडेट रखना लाजमी होता है। याद रखिएगा कि जो भी इन द वाइल्ड अटैक्स हो रहे होते हैं ना, वो जो रिसेंटली वल्नरेबिलिटीज फाइंड होती है ना रिसेंटली, कुछ यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कोई सबसे लेटेस्ट जो वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई है, जो भी हैकर्स होते हैं ना वो उन वल्नरेबिलिटीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। उन वल्नरेबिलिटीज को यूज़ करके ना किसी भी सिस्टम के अंदर ना वो एंटर हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जब भी कोई वल्नरेबिलिटी है ना डिस्कवर होती है ना, तो जो यूज़र्स है ना वो इतनी जल्दी जो अपने सिस्टम्स है ना उनको वो अपडेट नहीं करते हैं। तो अगर जो यूज़र्स हैं वो अपने सिस्टम को अपडेट नहीं ना करेंगे तो वो वल्नरेबिलिटी वहाँ पे रहती है उनके सिस्टम के अंदर भी। तो उनको ये आइडिया होता है कि यार जो रिसेंट वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई है ना, तो इस वल्नरेबिलिटी से सबसे यानी कि ज़्यादा जो यूज़र्स हैं ना वो अफेक्ट होंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही कोई ना कोई नया वर्जन आए किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर किसी सॉफ्टवेयर का, तो आपने जल्दी से जल्दी इसको क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट्स में ज़्यादातर जो वल्नरेबिलिटीज़ होती है ना वो उनको वो फिक्स कर रहे होते हैं या नया कोई फीचर ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद ओके, ये तो मैं ये एक इम्पोर्टेंट थी स्लाइड, वो मैं बताने ही भूल गया हूँ कि हमें अगर आपने मेलवेयर एनालिसिस में जाना है तो आपको कौन-कौन सी स्किल्स चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास मेलवेयर एनालिसिस यानी कि ये जो स्किल है सीखने के बाद हमारे पास कौन-कौन से जॉब्स होती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाएगा। मैंने स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे मेल यानी कि इस डोमेन में आना है तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, C++ और असेंबली का थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, ये आगे जाके देखेंगे जब हम जाके एक्चुअल मेलवेयर्स की रिवर्सिंग कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जैसे अभी मैंने आपके सामने गीडरा के अंदर इसको ओपन किया था मेलवेयर को, तो उसके अंदर जो टेक्निक्स हैं एक्चुअल में, यानी कि वो कौन सा हम जाके देखते हैं कि यार ये कौन सा कोड है जो कि एक्चुअल में इंक्रिप्शन कर रहा है, तो हमें उस कोड को समझना होता है। तो उसके लिए हमें असेंबली सी या C++ अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये कह लें कि ये हमारे पास ना प्री रिक्विजिट्स में आ जाते हैं अगर आपने इस डोमेन के अंदर आना है तो, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपने मेलवेयर एनालिसिस कुछ सीख लिया है और उसके बाद हमारे पास जो जॉब्स हैं मार्केट के अंदर वो कौन कौन सी हैं हमारे पास, यानी कि जो जॉब्स के टाइटल होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। मेलवेयर एनालिस्ट का टाइटल हो सकता है, सिक्योरिटी रिसर्चर का हो सकता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर यानी कि अब इंसिडेंट थ्रेट, अब मुझे ये नाम थोड़ा सा भूल गया है, अब एग्जैक्ट ये नाम नहीं होता, स्लाइड्स में थोड़ा टाइपो हो गया है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर के नाम से कोई जॉब नहीं होती है, अब मुझे नाम भूल गया है। और इसके अलावा थ्रेट इंटेल की जॉब होती है, थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट। तो ये जो जितने भी बंदे होते हैं ना, इन सब का कह लें कि जो काम है ना वो थोड़ा ओवरलैपिंग ही होता है, सिर्फ ये क्या जॉब टाइटल चेंज होता है। वैसे इन सब का जो काम है वो क्या होता है, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि इन्होंने क्या करना है, नहीं अगर कोई नया इन द वाइल्ड कोई अटैक हुआ है, उस सैंपल को पकड़ना है और उसका एनालिसिस करना है, उसके अंदर जो नई टेक्निक्स हैं उनको देखनी है और उन टेक्निक्स के अगेंस्ट अपना जो एवी है ना उसको क्या करना है उसकी लर्निंग करवानी है, ठीक है। एक ये काम हो सकता है, या मैंने आपको बताया था कि वो रेड टीमिंग की एक्टिविटी कर सकती हैं। तो ये सारी जो है ना इनके काम वो ओवरलैपिंग ही होते हैं। तो कैरियर पास हमने देख लिए, मेरे ख्याल से स्लाइड्स इतनी ही थी। और अब तक हमने आज सिर्फ स्टैटिक एनालिसिस को देखा है, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली मुझसे पूछ सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं देखता चलूँ कि जी मैं ना ये प्रेजेंटेशन ये जो है ना फाइल आपके साथ शेयर कर दूँगा। और उसके बाद किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भैया आप मेलवेयर एनालिसिस को एज अ कैरियर पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं, और क्या इब्रिक्स के अलावा कोई और कंपनीज भी हैं? जी बिल्कुल, इब्रिक्स के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि ना थ्रेट इंटेल के जो बंदे होते हैं ना उनको वो हायर करती हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होती हैं पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट हैं इस जो इसकी ना कह लें कि स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे अगर एहसान हुआ, मैं देखता हूँ एहसान यहाँ पे है। एहसान साहब आप यहाँ पे हैं जी। तो ये एहसान साहब हैं, ये भी आपके सामने ये थ्रेट इंटेल का काम ही करते हैं। ये क्या कंपनी का नाम था इनका, ये कंपनी का नाम भी बता दें, मुझे भूल गया है।
हाँ, टेक्नोजेनिक्स में। तो ये भी थ्रेट इंटेल का काम करते हैं टेक्नोजेनिक्स में। तो इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, जैसे कि टीसीपी है, इसके अलावा टेक्नोजेनिक्स में ये काम कर रहे हैं, और भी कंपनीज़ हैं, लेकिन मुझे इनका नाम इंटेलिजेंस है एग्जैक्टली, मुझे नाम भूल गए हैं। तो वहाँ पे ना ये थ्रेट इंटेल के वो बंदे वो हायर करते हैं। तो अगर यानी कि आपको इस तरफ इंटरेस्ट है तो ये कह लें कि एक सेफ डोमेन है, आप इस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वो लिख रहे हैं, और भी नाम उन्होंने लिखे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि व्हाट यू जस्ट टू फ्रेश ग्रेजुएट टू ब्रेक इनटू द फील्ड एंड गेट इंटरव्यूज विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यार याद रखना कि जब भी जो एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है ना, उससे उसके पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं होता। वो जब भी आप जाएंगे ना इंटरव्यू देने के लिए, तो वो अभी ये मैंने ना आपके कुछ प्री रिक्विजिट मैंने आपको बताए थे कि इस फील्ड में आने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, वो कौन कौन से थे? वो C++, असेंबली, आपकी थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की जो स्किल्स है। अब जो रिवर्स इंजीनियरिंग की स्किल्स है वो आप मुझसे पूछेंगे वो आप कैसे सीखेंगे, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ना है प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि हमारे पास ट्राई हैक में आ जाता है, हैक द बॉक्स है। इसके अलावा पन कॉलेज, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पून डॉट कॉलेज है, ये भी एक अच्छा रिसोर्स है। ठीक है, आप जाके यहाँ पे भी जाके ना रिवर्स इंजीनियरिंग के ना प्रॉपर यहाँ पे मॉड्यूल बना हुआ है। ठीक है, वहाँ वो जाके जो है मॉड्यूल वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो मेलवेयर आपको ना रिवर्स इंजीनियरिंग का थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो आप मैंने आपको प्री रेक्विजिट असल में बताए हैं ना, आपको आपसे इंटरव्यू के अंदर वो सिर्फ वही पूछेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपसे वो कुछ भी नहीं पूछेंगे। तो उससे ये है कि आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा से पढ़ लूँ। तो मैंने अब यही है कि यानी कि अगर आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आपका या इस तरफ इंटरेस्ट है, तो आप में सिर्फ जो मैंने आपको प्री रिक्विजिट बताई है ना, अगर आपको वो थोड़े अच्छे आते हैं, यानी कि वो आपसे सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे, लाजमी सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स। तो आपने आप एक आधा यूनिवर्सिटी के अंदर PUC-AT के अंदर, अगर आप PUC-AT में हैं तो PUC-AT वो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स है या साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है। अगर आपने वो किया हुआ है ना, और उसकी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से उतना इनफ है। सिर्फ ये है कि आपकी अच्छी क्या होनी चाहिए, आपकी थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग अच्छी होनी चाहिए, और C++ और असेंबली के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से अच्छे होने चाहिए, तो आप आसानी से वो जो है ना इंटरव्यू वो क्रैक कर लेंगे। ठीक, आप लैब सेटअप करवाएंगे अगर मौका मिला तो? जी बिल्कुल, मैं ना कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट हमारा अगर सेशन हुआ ना, तो उससे पहले लैब सेटअप करके आऊँगा, और फिर आपको पूरा समझा भी दूंगा कि मैंने किस तरह सेटअप किया है। तो वो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अभी क्या है सर, इफ वी ऑलरेडी इंस्टॉल करेक्ट सॉफ्टवेयर देन हाउ कैन वी डिटेक्ट मैन्युअल इन इट? अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि भाई आपने पहले से देखिए, आपने इंस्टॉल कर लिया है ना, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास अभी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल तो पड़ी होगी ना आपके पास वो कंप्यूटर के अंदर जो आपने इंस्टॉल किया है। तो आपने सिंपल क्या करना है, उसी को आपने टेस्ट करना है कि भाई जो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं पीछे, तो आप उसी एग्जीक्यूटेबल फाइल को देखें, वो पकड़ें, और उसको जाकर वायस रोटर पे देखें, या फिर जो टूल्स मैंने आपको बताए उनके जरिए आप चेक कर सकते हैं, चाहे आपने इंस्टॉल कर भी लिया है। ओके, हाँ, हाउ हाउ टू नो इफ वी हैव रूटकिट विद इन आवर सिस्टम, विंडोज, मैक और लिनक्स? अच्छा जी, यार ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यार रूटकिट के लिए क्या हो सकता है, यार रूटकिट को हम ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं असल में। जो रूटकिट की ना, आप अगर कोई आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा एंटीवायरस हो जो कि रूटकिट को डिटेक्ट कर रहा हो, तो वो नहीं है, मुश्किल है। रूटकिट को ना इसके क्या इसको क्या कहते हैं, रूटकिट को ना उसके बिहेवियर के थ्रू ना किया जा सकता है। यानी कि क्या हो कि कुछ ऐसे एंटीवायरसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके सिस्टम के बिहेवियर को हर वक्त नोटिस कर रहे होते हैं। तो उनको पता होता है कि यार जो एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है ना, उसका एक बिहेवियर क्या हो सकता है, कि उसने कुछ नेटवर्क के कनेक्शंस बनाने होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को ओवर द नेटवर्क सेंड करना होता है, या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा ये जो बिहेवियर्स है ना, ये जब आप डायनामिक एनालिसिस कर रहे होंगे ना, आपको ये इन बिहेवियर्स का पता चलेगा कि एक जो मलिशियस सॉफ्टवेयर है ना, वो आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो क्या होता है कि आप जो भी एक एंटीवायरस है या EDR है, वो क्या करता रहता है, वो आपके सिस्टम के बिहेवियर्स को नोट करता रहता है कि इस सिस्टम के अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें वो रूटकिट आपके ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो उसके बिहेवियर से उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई यार यहाँ पे ना कोई रूटकिट है। तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई यहाँ पे ना आपके सिस्टम के अंदर कोई मिलीशियस चीज़ है, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट बताएगा नहीं कि वो मिलीशियस चीज़ है क्या, जिसको जाके डायरेक्ट आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि उसको खुद नहीं पता
लेकिन वो आपको सिर्फ हिंट दे देगा कि भाई आपका जो बिहेवियर है ना वो कोई सस्पिशियस बिहेवियर डिटेक्ट किया गया है। तो अगर आपने रूटकिट को डिलीट करना है तो डिलीट तो वैसे मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता डायरेक्ट, तो उसके लिए फिर आपको ना नया ऑपरेटिंग सिस्टम ही दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है अगर आपने रूटकिट को रिमूव करना है तो। हाँ, वैसे ये मोहम्मद तलहा ने बताया भी हुआ है कि मेलवेयर जो बाइट्स है ना रूटकिट कैन स्कैन योर लैपटॉप। तो एग्जैक्टली इस तरह के आपको सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं कि जो कि सिर्फ आपके बिहेवियर की बेस पे ना आपको बता देंगे कि यार आपकी जो सिस्टम है ना इसका भी जो बिहेवियर है वो उस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन ये भी 100% ना कह लें कि एक्यूरेट नहीं होंगी, क्योंकि फ़र्ज़ करें जिस वक्त आपने मेलवेयर बाइट्स के थ्रू आपके अपने सिस्टम को स्कैन किया ना, हो सकता है उस वक्त जो रूटकिट है ना वो कोई काम ही ना कर रही है, वो बिल्कुल आइडल बैठी हुई है। तो उस सॉफ्टवेयर के मेलवेयर बाइट्स के लिहाज से जो आपका सिस्टम वो बिल्कुल क्या होगा रूटकिट से पाक होगा। हालांकि उस वक्त रूटकिट है आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल, लेकिन वो कुछ ना मलिशियस बिहेवियर नहीं कर रही। तो यानी कि मैं वही बता रहा हूँ कि बिहेवियर की बेस पे आप कर सकते हैं लेकिन ये वो एक्यूरेट नहीं होगा। जी, आगे फिर एहसान साहब ने एक बात बताई हुई है कि भाई नेटवर्किंग को जो कॉन्सेप्ट है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाकई मैंने आपको पहले बताया था कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट तो हैं कॉन्फ्लिक्ट का बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन वाला भी कवर कर लिया जज़ाकल्लाह। ओके, अच्छी बात है यार, आप बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो। हाउ डू यू नो इफ अ रूटकिट इज डिटेक्टेड द टाइप ऑफ इट? हाउ डू आई नो इफ अ रूटकिट इज डिटेक्टेड द टाइप ऑफ इट? अच्छा यार, मुझे ना कुछ आप एग्जैक्ट क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज करें आपने वो कोई सॉफ्टवेयर सा यूज़ किया जो कि रूटकिट्स को डिटेक्ट करता है और उसने क्या किया, उसने डिटेक्ट कर लिया है, तो आप किसको आप आपको किस तरह पता चलेगा कि वो एक रूटकिट है? मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपका क्वेश्चन यही है कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये एक रूटकिट है कि नहीं। तो यार अगर आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली बिहेवियर की बेस पे आपको बता देगा कि यार ये अगर तो देखिए ना उसको एग्जैक्टली किसी फाइल का पता चल गया तो वो एक रूटकिट तो नहीं ना होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक रूटकिट होती है ना उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, यानी कि वो आपको डायरेक्ट नहीं बताएगा कि यार ये जो फाइल है ना ये मिलीशियस पड़ी हुई है, इसको जाके आप डिलीट कर दो तो आपका जो ये है ना वायरस ये डिलीट हो जाएगा। तो इस बेस पे जो आपका मेलवेयर बाइट्स फर्स्ट करें जो ये इन्होंने एक एग्जांपल दी थी, अगर वो यानी कि वो आपको खुद बता देगा, वो खुद देखेगा कि यार अगर उसके पास कोई मिलीशियस बिहेवियर आ रहा है लेकिन उसको फाइल का नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ पे मिलीशियस बिहेवियर आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि यार ये एक रूटकिट है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको बता देगा। अच्छा सर, इसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसके रिलेटेड एफ कर सकते हैं। इसके रिलेटेड आप एफ ये कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया था रेड टीमिंग के हवाले से, मैंने आपको बताया कि रेड टीमिंग में आप क्या करते हैं। रेड टीमिंग में हम एक अपना मेलवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अपना मेलवेयर लिखते हैं और फिर उसको क्या करते हैं अपनी ही कंपनी के अंदर उसको उसके थ्रू अटैक करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं इवेजन की, अब इवेजन की टेक्निक्स ये होती हैं कि हम आपकी कंपनी के अंदर ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई एंटीवायरसेस होंगे, तो अब उन एंटीवायरसेस को इवेड करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो भी हम देखेंगे डायनामिक एनालिसिस के टाइम पे। तो आप क्या कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को स्टडी करें और आपको एक ऐसा एक ऐसा मेलवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि उन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करेगा और फ़र्ज़ करें क्राउड स्ट्राइक को, अवास्ट को, बिट डिफेंडर को, इनको इवेट कर रहा होगा। तो इस तरीके से आप ना एक ओवरऑल एक मेलवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं एफएपी में। वीडियो प्रोवाइड रिकॉर्डिंग ऑफ सेशन, मेरे ख्याल से यार रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं है। और इसके अलावा कैन यू शेयर रिकॉर्डिंग लिंक फॉर द सेशन? तो दोबारा से यही जवाब है कि रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से सेशन की नहीं हुई। सीएमडी में कोड रन किया था, व्हाट अबाउट इट? सर सीएमडी में कोड रन किया था, ओके। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि एक्चुअल में ना ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अबंटू यूज़ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जब हम अबंटू के अंदर यानी कि लिनक्स के अंदर जब भी वी एस कोड को इंस्टॉल करते हैं ना, वी एस कोड को मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। वी एस कोड को जब हम इंस्टॉल करते हैं अबंटू के अंदर तो वो ना हमारे पास टर्मिनल के अंदर जाके अगर आप कोड का लफ्ज़ लिखेंगे ना, कोड ये एक कह लेके कमांड बन जाती है। जैसे ही आपने वी एस कोड इंस्टॉल किया है ना तो आप टर्मिनल के ऊपर जाके कोड की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कोड की कमांड को यूज़ करूँगा ना तो वो मेरे सामने वी एस कोड को ओपन कर देगा।
और आगे हमने इसको पाथ देना होता है कि भाई तुमने वीएस कोड को किस फोल्डर के अंदर ओपन करना है। तो मैंने इसको डॉट दिया है, इसका मतलब क्या है कि वीएस कोड को करंट फोल्डर के अंदर ओपन कर लो। करंट फोल्डर कौन सा है? टेस्ट का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वीएस कोड को टेस्ट के फोल्डर के अंदर ओपन कर देगा। तो ये देखिए, ठीक है, ओके। इफ वी इंस्टॉल करेक्ट सॉफ्टवेयर बाय प्रॉम्प्ट्स इन पावरशेल, हाउ टू डिटेक्ट मैलवेयर नीड। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं कि हाउ इफ वी इंस्टॉल करेक्ट सॉफ्टवेयर बाय प्रॉम्प्ट्स इन पावरशेल, हाउ टू डिटेक्ट मैलवेयर नीड। अच्छा भाई, अब देखिए, अब उसमें ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर है ना, अगर आपके पास आपने क्रैक सॉफ्टवेयर प्रॉम्प्ट्स के जरिए पावरशेल में जाके कोई कमांड चलाई है, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि जब आप यार ये मुझे कंफर्म, अगर आप में से किसी को पता है ये कंफर्म कीजिएगा कि जब हम पावरशेल के ऊपर कोई कमांड चलाते हैं तो जो सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल करना होता है, क्या वो आपके फाइल सिस्टम में, यानी कि डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके पहले वो डाउनलोड होती है फाइल, या वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है? नहीं अब्दुल कादिर, ऐसा नहीं हो रहा होता। डाउनलोड्स में तो वो नहीं जा रहा होता। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डाउनलोड्स के फोल्डर में वो नहीं जा रहा। तो अगर देखिए ना, मैंने आपको बताया कि हम खुद उसका एनालिसिस कब कर सकते हैं, जब हमारे पास उसकी जो है ना सैंपल है, उस मेलवेयर का या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका सैंपल है। तो अगर हमारे पास आपने जो कमांड रन की है पावरशेल के अंदर जाके, उसका सैंपल हमारे पास है ही नहीं है, तो फिर हम उसका एनालिसिस भी नहीं कर सकते। तो फिर उसके लिए एक यही हल है कि आप क्या करें, आप अपने जैसे अगर आप विंडोज़ के अंदर है तो आपने जो विंडोज़ डिफेंडर है उसको आप अपडेटेड रखें। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वो डिफेंडर है ना, विंडोज़ का डिफेंडर है, वो मोस्ट प्रोबेबली अगर वो मलिशियस हुआ तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो विंडोज़ डिफेंडर होते हैं ना, वो बिहेवियरल एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। ये आप ना देखेंगे, जो हमारे पास एंटीवायरस होते हैं ना, वो किसी भी वो भी दो तरह की ना क्या कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे होते हैं। एक स्टैटिक डिटेक्शन कर रहे होते हैं और एक बिहेवियरल डिटेक्शन कर रहे होते हैं। स्टैटिक डिटेक्शन में उन्होंने ये देखना होता है कि जो फाइल्स हमारे पास फाइल सिस्टम में पड़ी होती है ना, तो उन्होंने उनको स्कैन करना होता है कि क्या यार इनके अंदर कोई मलिशियस ना सिस्टम, कोई मलिशियस लाइब्रेरी कॉल्स या मलिशियस कह लें कि स्ट्रिंग्स तो नहीं पड़ी हुई। तो वो ये स्टैटिकली पहले स्कैन करते हैं, और फिर स्टैटिकली के बाद जब वो एक सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, तो वो रन टाइम पे उसके बिहेवियर को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो प्रोसेस है, सॉरी, ये जो प्रोसेस है, ये जाके रजिस्ट्री को मॉडिफाई तो नहीं कर रहा। ये प्रोसेस जाके कोई कह लें कोई इंपॉर्टेंट फाइल है उसको मॉडिफाई तो नहीं कर रहा। ये जो प्रोसेस है ये कहीं से रिमोट कनेक्शन से जाके कोई फाइल तो डाउनलोड नहीं कर रहा। तो वो क्या करता है, ये बिहेवियर्स को भी डिटेक्ट कर रहे होते हैं जो हमारे पास एंटीवायरस होते हैं। तो वो क्या करता है, वो अगर तो वो जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है पावर शेल पे, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसकी आपके पास फाइल तो नहीं है, लेकिन वो एग्जीक्यूट तो होगा ना बाद में। तो जब वो एग्जीक्यूट होगा ना, तो आपका जो एंटीवायरस है उसकी बिहेवियर के बेस पे उसको लाजमी डिटेक्ट कर लेगा। तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने जो अपना है ना एंटीवायरस उसको अपडेटेड रखना है, ठीक है। सर फ्री वर्जन भी तो नहीं बताया, जिससे आप कर रहे तब भी नहीं बताया, जब वो नहीं कर रहा तो बट वो पे। मुझे ना एग्जैक्टली ये क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा क्या 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 पूछ रहे हैं। फ्री वर्जन तो नहीं बताएगा जैसे आप कह रहे, तब नहीं बताएगा जब वो नहीं कर रहा बट रहा हो, बट वो पेड। अच्छा, मेरे ख्याल से जितनी मुझे आपके सवाल की समझ आ रही है ना, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर जो आप ना एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं वो फ्री होते हैं ना। तो आप ये पूछ रहे हैं कि जो फ्री वर्जन्स होते हैं वो डिटेक्ट नहीं करेगा जो आपने ऊपर पावर शेल के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप अगर तो विंडोज़ के अंदर है ना, विंडोज़ का जो अपना है ना डिफेंडर है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। तो अगर आप उसको फुली अपडेटेड रखते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी और एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा जी, लेट्स से अगर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया है तो ड्यू टू मेलवेयर, शुड वी प्रायोरिटाइज रीइंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर ओएस एवरी टाइम? शुड वी प्रायोरिटाइज रीइंस्टॉलिंग द ओएस एवरी टाइम? तो आप कह रहे हैं कि किसी फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर कोई सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो गया है तो शुड वी प्रायोरिटाइज रीइंस्टॉलिंग सो ओएस एवरी टाइम? यानी कि एवरी टाइम का मतलब ये है कि जब जब भी आपका जो सिस्टम है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है तब। तो ज़ाहिर सी अच्छा,
इसके लिए ना ये जो बंदा है ना, अब ये एक मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ना एक वो क्या था यार, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की जो मैंने आपको जॉब बताई थी, ये अब ना उसकी, अगर वो एक बंदा होता ना वो आपको यहाँ पे बेहतर बता सकता था। अब जो एक हमारे पास इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होता है ना, उसका काम यही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है, उसके बाद जो सारी एक्टिविटीज़ है ना वो देखनी होती है एक किसी भी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर के बंदे ने। यानी कि जो देखिए जो एक थ्रेट इंटेल का बंदा होता है ना, उसने उसने ये देखना होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि भाई हमारी कंपनी के ऊपर अटैक हो ही ना, ठीक है। उस उन्होंने क्या करना था, उन्होंने अपने एंटीवायरसेस को इतना ना क्या स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि भाई जो भी मलिशियस सॉफ्टवेयर आए, हमारा जो एंटीवायरस है उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर ले। अगर फ़र्ज़ करें कोई यूनिक टाइप का वायरस आ गया है, जिसने क्या किया, उसने जिसने हमारे एंटीवायरस को बाईपास कर दिया है, ठीक है, इवेड कर दिया है, और फिर उसने क्या किया, उसने जाके सिस्टम को कंप्रोमाइज़ किया है, तो उसके बाद का जो काम होता है ना वो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का होता है। उसने क्या करना होता है, उसने जाके पूरा ना देखना होता है कि क्या यार ये जो वायरस ने अटैक किया है, क्या ये कोई वर्म था? अगर तो ये वर्म था, फिर ज़ाहिर-सी बात है वो ना नेटवर्क के अंदर भी जाके गया होगा, यानी कि उसने फिर पूरा ना उसको ट्रेस करना होता है कि भई ये किस-किस जाके सॉफ्टवेयर्स को किस-किस ना सॉरी सिस्टम्स को जाके इसने कंप्रोमाइज़ किया है। तो वो उनको किस तरह पता चलता है, उनको नेटवर्क के लॉग से और जो सिस्टम के लॉग्स होते हैं ना, वो जाके इन लॉग्स को देखते हैं। उनसे उनको एक आइडिया हो जाता है कि यार ये जो सॉफ्टवेयर है इसने किन-किन सिस्टम को ना उसने किया है, इवेड किया है, सॉरी कंप्रोमाइज़ किया है, और फिर जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उन्होंने परफ़ॉर्म करनी होती हैं रिकवरी के लिए, ठीक है? तो इस लिहाज़ से मैं वैसे आपको बेहतर गाइड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। अच्छा कादर, इसमें मैं बता देता हूँ यार, बेसिकली ओएस एवरी टाइम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता होता, ये पॉसिबल ही नहीं होता। अगर अटैक हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लिनक्स के ऐसे सर्वर्स हैं जो 10-10 साल से चल रहे हैं, वो इवन शट डाउन भी नहीं हुए अभी तक। तो इसमें ये होता है कि आप जो है ना अपना उन्होंने क्या किया होता है कि डेटाबेसेस के स्नैपशॉट्स लेके रखे होते हैं, या फिर अपना पूरा जो होता है ना उसको कवर किया होता है किसी ना किसी चीज़ से। तो क्या कर रहे हैं हम, प्रीवियस वर्जन पे शिफ्ट हो रहे होते हैं बेसिकली। अगर फर्ज करें कि मुझे पता है कि 1.1 पे मैं बिल्कुल ठीक था और 1.2 पे मेरा जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो क्या होगा कि आप 1.1 पे दोबारा से रोल बैक कर जाओगे। तो बेसिकली इसमें ये हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप ओएस क्योंकि किए ही नहीं जा सकते इंस्टॉल दोबारा से, क्योंकि उनका जो सारा सिस्टम है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का वो उस पे चल रहा है। तो अगर आप ओएस ही उसमें से खत्म कर दोगे तो उनको सारी चीज़ें शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेंगी, तो वो पॉसिबल नहीं होता। हुँ, तो ठीक है। उन्होंने मेरे ख़्याल से जवाब दे दिया कि हम जो ओएस ना उसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी कि डिपेंड करता है कि जो सिस्टम हमारा अफ़ेक्ट हुआ ना वो कितना क्रिटिकल है। तो अगर यानी कि वो ये बिहेव कर सकते हैं कि यार वो जो सिस्टम है वो कुछ घंटे के लिए बिल्कुल शट डाउन हो जाए, तो उस इंस्टीट्यूशन का कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर तो मेरे ख़्याल से वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे उसको कि भई हम फ्रेश इंस्टॉल ही कर लें ओएस। लेकिन अगर वो कोई सिस्टम ना क्रिटिकल है जिस ठीक है, जो कि कुछ घंटे के लिए भी अगर बंद हो ना, तो जो वो इंस्टीट्यूट है उसका काफ़ी नुकसान होगा, तो फिर मेरे ख़्याल से वो नहीं करेंगे, ठीक है? फिर वो सिर्फ़ लॉग्स को देखेंगे और उसको ट्रेस कर रहे होंगे कि भई ये जो मैलवेयर है इसने किन-किन चीज़ों को ना इफ़ेक्ट किया है, और बस वो उनको रिवर्ट बैक कर रहे होंगे। ओके, तो ठीक है, मैं ना एफओबी कर सकते हैं, थोड़ा गाइड कर दें। एफओबी के रिलेटेड मैं थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले दूसरे सवाल को देख लें। सर इस रिलेटेड अगर एफओबी हम करें तो कोई आइडिया है आपके पास? कोई आइडिया सो प्लीज़ शेयर कर दें, ठीक है। अच्छा, ये जो आइडियाज़ होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ के लिए ना हमें थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ती है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जाके हमें देखना पड़ता है कि यार इस वक़्त ना मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो अब रन टाइम पे अगर मैं आइडियाज़ सोचने बैठूँगा ना, तो मेरे ज़हन में कोई आइडियाज़ नहीं आएँगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ी-सी रिसर्च करूँ इस बारे में, और फिर मेरे पास अगर कोई चंद एक आइडियाज़ आते हैं, तो मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा, ठीक है? I am an OPSEC side of cybersecurity and currently working on a type of malwares and how they are made. I want to I want to see how rootkits function, and if there are many, how can I detect which rootkit it is and its function, whether it is firmware rootkit, bootloader or kernel one. तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया नहीं कि मैं ज़रा मुझे दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा इनका। Hmm, let's see how rootkits function and if there are many. How can I detect which rootkit it is and its function, whether it is firmware rootkit, bootloader or the kernel one. अच्छा भाई देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं ना इसका सही तरीके से ना जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये जो असल क्वेश्चन है ना, ये आपको इसका ना कोई जवाब दे सकता है जो रेड टीमिंग का बंदा होगा, क्योंकि मेरा तो अभी
मैं भी एक ना कहने के फ्रेशर ही हूँ। मेरा भी अभी मार्केट के अंदर कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैंने ना मेलवेयर एनालिसिस के ऊपर ना कोई ज़्यादा काम किया। मैंने जितना थोड़ा बहुत काम किया था मैं आपको बता दिया है। लेकिन जो आप बात मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं रूट किट्स के बारे में, ये थोड़ा सा एडवांस चला जाता है। तो इसके लिए हमें ना, आपने अगर देखना है किस टाइप की रूट किट है, तो वो तो मेरे ख्याल से उसको ना हमें रिवर्स करके ही उसकी रिवर्स करने के बाद क्या है, मेरे ख्याल से मुझे तो इस तरह लग रहा है, यानी कि आपकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग की है ना स्किल्स, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही होंगी। तो उससे ही अंदाज़ा हो सकता है। बाकी मैं इतना बेहतर आपको गाइड नहीं कर सकता, माज़रत मेरी तरफ से। अच्छा कादिर, इसमें ये हो सकता है कि रूट किट को डिटेक्ट करने की बात हो रही है ना बेसिकली, तो वो इस तरह से हो सकती है कि आप नेटवर्क को अपने मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि रूट किट अगर कुछ भी कर रही होगी तो वो कहीं ना कहीं तो आपको डाटा भेज रही होगी ना, या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश कर रही होगी, तो वो नेटवर्क के बिहेवियर से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली किस टाइप की है वो, तो जब आपको लगेगा ना कि यार इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे सिस्टम के अंदर हो रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो उससे फिर आप उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे, तो उससे आप पता कर सकते हो वो किस टाइप की है। तो बेसिकली ये हो सकता एग्जैक्टली तो यानी कि टाइप के बारे में कुछ कहना है वो हमारे लिए भी मुश्किल है इस वक्त। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिसर्च ऑन पॉलीमॉर्फिक एंड मेटाफोरिक टेक्निक्स एज मेलवेयर एफओपी सच एन आइडिया। अच्छा मोहम्मद बिलाल साहब, अगर ना आप ये टेक्निक्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहेंगे, कि मैंने ये नाम पहली दफ़ा सुने हैं, रिसर्च ऑन पॉलीमॉर्फिक एंड मेटाफोरिक टेक्निक्स एज मेलवेयर एफओपी सच एन आइडिया। ओके, तो उसके बाद क्या है? ओके, तो वो कह रहे हैं वो आप, तो पीछे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि रिकॉर्डिंग हुई है नहीं, तो उन्होंने बता दी कि रिकॉर्डिंग हुई है, तो वो आपसे शेयर कर देंगे। विंडोज़ में भी कोड सीएमडी में रन हो जाता है। ओके, हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका बताने का। पीछे पीछे एक बंदे ने पूछा हुआ था, सर्टेनली तरह ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, चीज़ है फाइल एस मेलवेयर एनालिसिस मेरे ख्याल से होता है। तो जो आपने अभी ये बात की ना, फिर मेलवेयर फाइल लेस है, फाइल लेस होने का मतलब ये फाइल वो आपके फाइल सिस्टम पे नहीं है। अगर आप सकते, लेकिन फिर भी आप उसका डायनामिक एनालिसिस तो कर सकते हैं ना। तो एग्जैक्टली आपने अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो आप डायरेक्टली कहाँ, जब हमें एक सैंपल मिलता है, लेकिन अगर जाएंगे जो कि can you more explain this behavior type of analysis, behavioral